इस जगह पे मौजूद हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है 29 जुलाई को, उस बारे में हमारे एक्सपर्ट से जानकारी लेने के लिए। हम सब फैकल्टी मेंबर्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल नॉलेज रहे। और कोई अच्छे एक्सपर्ट, हम सब टीचर्स हैं इसलिए हम जानते हैं कि किसी अच्छे टीचर का उससे ज्ञान लेना ही हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनाता है और आगे हमारी सफलता की गारंटी देता है। तो मैं इस वेबिनार की शुरुआत करती हूँ 2 पंक्तियों से। पढ़ना, लिखना, सोचना, चिंतन, मनन, विचार, ये है मानव जाति के उन्नति के आधार। तो जैसे कि हम जानते हैं आजकल की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, इसलिए बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर आज इकट्ठा हुए हैं। और आप सबका ज्यादा समय लिए बिना मैं आपको छोटी सी 2-4 लाइनों में बताऊंगी कि आगे हमारा आज का कैसा प्रोग्राम रहेगा। तो इस साल 29 जुलाई के दिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कई अहम बदलाव किए गए हैं। हम सब प्रोफेसर्स हैं जो आज इस वेबिनार का हिस्सा हैं। हम जानते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का हम सबके पास होना कितना जरूरी है। इसीलिए एडवोकेट एस ए भारती कॉलेज जलगांव महाराष्ट्र ने इस वेबिनार का आज हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल जी लोहार के मार्गदर्शन में आयोजन किया है। हमारे प्रिंसिपल इस वेबिनार के प्रमुख आयोजक हैं और हमारा सौभाग्य यह है कि हमें आज उद्घाटक के तौर पे हमारे इनॉग्रेशन के लिए आदरणीय श्री D.R. पाटिल सर का प्रेजेंस मिला है। वो हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबको कुछ उनके बारे में महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगी। सर के पास सर को एमकॉम की डिग्री प्राप्त है। 1981 से 2005 तक सर की अपनी कॉमर्स क्लासेस रह चुकी हैं। वे जब स्टूडेंट थे तभी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्य करते रहे हैं, जहां उन्होंने शहर मंत्री, जिला प्रमुख, सह मंत्री ऐसी सभी जिम्मेदारियां संभाली हैं। यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलन में भी सहभाग लिया। यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद भी उनका वहां हर कार्य में बड़ा हिस्सा रहा है। स्टूडेंट्स पर फोकस रखते हुए उन्होंने स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए हमेशा से कई जरूरी डिसीजंस लिए हैं। वे साल 2000 से हमारी यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं और साल 2005 से 2010 तक यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट काउंसिल और स्पोर्ट्स क्लब युवा रंग यूथ फेस्टिवल के कार्याध्यक्ष के तौर पर काम करते रहे हैं। अभी भी वह मैनेजमेंट काउंसिल पर ऑनरेबल गवर्नर जी के द्वारा अपॉइंटेड मेंबर हैं और वहां काम कर रहे हैं। उन पर 1998 से लेके 2008 तक भारतीय की किसान संघ की जवाबदारी भी थी और वे अभी भी सहकार भारती के अखिल भारतीय कम्युनिकेशन चीफ हैं। ऐसी महान हस्ती का आज हमें इनॉग्रेशन के लिए उनका प्रेजेंस है यहाँ पे, ये मान की बात है। इसी के साथ हमारा सौभाग्य यह भी है कि हमारे जो एक्सपर्ट स्पीकर है श्री प्रज्ञेश जी शाह, वो हमें गाइडेंस करेंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं भी शॉर्ट में उनके आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूं। प्रोफेसर प्रज्ञेश शाह जो कि बड़ौदा से हैं, गुजरात से हमारे साथ आज ज्वाइन है। इन्हें बीकॉम, एमकॉम, एमफिल और पीएचडी की डिग्री प्राप्त है। वे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में 20 सालों से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फैकल्टी मेंबर हैं। 20 सालों से भी ज्यादा वे वहां काम कर रहे हैं। वे वहां रजिस्टर्ड रिसर्च गाइड हैं, जिनके अंडर 3 स्टूडेंट्स पीएचडी कर चुके हैं और अभी 6 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। सर ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बहुत डीप रिसर्च किया है। उनको टोटल रिसर्च एक्सपीरियंस करीब 34 सालों का है। वे 2 किताबों के ऑथर रह चुके हैं और उनके 5 इंटरनेशनल और 15 नेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशंस हो चुके हैं। सर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी और काउंसिलर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद की ICFAI में भी पढ़ाया है। वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उच्च शिक्षा संवर्ग अखिल भारतीय राष्ट्रीय
शैक्षिक महासंघ के। हमें ऐसे एमिनेंट स्पीकर का आज प्रेजेंस मिला है, उन्होंने हमें गाइडेंस करने के लिए हामी भरी, इसलिए मैं उनकी पहले ही काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा हमारे आज के चीफ ऑर्गेनाइजर हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल जी लोहार हमारे साथ मौजूद हैं। सर के पास एमकॉम पीएचडी की डिग्री है और बीते 16 वर्षों से वह कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट की शोभा बढ़ा रहे हैं। वे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव की सीनेट मेंबर है और वहां की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी है। वे पीएचडी और एमफिल के ऑथराइज्ड रिसर्च गाइड भी हैं, जिन्होंने 10 किताबों का भी लेखन किया है। इसी के साथ हमारे आज के वेबिनार के पेट्रन हमारे क्रीड़ा रसिक एजुकेशन सोसाइटी की जो हमारी कॉलेज है, उनके आदरणीय सेक्रेटरी श्री रोहन भाऊजी बाहेती भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका इस वेबिनार में हमें गाइडेंस रहेगा। उनका हमें कॉलेज में हर अलग अलग तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और मोटिवेशन रहा है। वे एक विजनरी हैं, जिनका इतनी यंग उम्र में भी हमें हमेशा सपोर्ट रहता है और उनके सपोर्ट से हम ये सारे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। आप सबका ज़्यादा समय लिए बिना मैं हमारे प्रिंसिपल और आज के चीफ ऑर्गेनाइजर आदरणीय डॉक्टर अनिल जी लोहार को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी वेलकम स्पीच दें। Good morning, one and all. Greeting of the day. आजच्या वेबिनारचे उद्घाटक आदरणीय दादासाहेब दिलीपराव पाटील, की जे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट काउन्सिलचे मेंबर आहेत, ज्यांचं विद्यार्थी हा कामाचा नेहमीचा केंद्रबिंदू राहिलेला आहे। आता इंट्रोडक्शन करताना नेहा मॅडमने म्हटलं की दिलीप दादा सुरुवातीपासून म्हणजे लहानपणापासूनच एबीव्हीपीशी जोडलेले, विद्यार्थी दशेपासून ते एबीव्हीपीचं काम करत आले। त्या वेगवेगळ्या प्रकारची पदं दादांनी भूषवलेली आहेत। ग्राउंड लेवलला एज्युकेशन मध्ये काम करणारा व्यक्ती आज आमचा मेंटॉर आहे आणि या ठिकाणी उद्घाटक म्हणून दादा लाभलेले आहेत। आम्ही त्यांचं शब्द सुमाने स्वागत करू। I extend my warm welcome to Dilip Dada. Second thing that आमच्या सोबत आज डॉक्टर प्रज्ञेश शाह फ्रॉम बरोडा सर एमिनंट पर्सनॅलिटी आहेत, एज्युकेशनिस्ट आहेत। सरांना 34 वर्षाचा अकॅडमिक एक्सपिरियन्स आहे, रिसर्च म्हणून एक्सपिरियन्स आहे आणि आजच्या ह्या एज्युकेशन पॉलिसीवर बोलायला म्हणून, एज्युकेशन पॉलिसीवर मार्गदर्शनासाठी म्हणून आज आम्हाला दोन्ही पर्सनॅलिटीज लाभलेल्या आहेत आणि म्हणून शाह सर, आय एक्सटेंड माय हार्टी वेलकम टू यू ऑल्सो। त्याचबरोबर ह्या वेबिनारला पार्टिसिपेट झालेले माझे सहकारी मित्र, प्राध्यापक मित्र, रिसर्चर, रिसर्च स्कॉलर, या सर्वांचं मी आमच्या बबनभाऊ बाहेती महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करतो। मित्रहो, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीवर आज आपण हा वेबिनार घेतलेला आहे। त्यासाठी दिलीप दादा आणि शाह सर आपल्याला मार्गदर्शन करणारच आहेत। सुमारे 34 वर्षानंतर भारतात या शिक्षण क्षेत्रात फार मोठा बदल होऊ घातलेला आहे। एज्युकेशन पॉलिसी 34 वर्षानंतर तयार करण्यात आलेली आहे। ह्या नवीन बदलाला स्वीकारण्यापूर्वी ह्या पॉलिसीचा प्रोपगंडा होणं आवश्यक आहे।
एक विद्यार्थी म्हणून तुम्ही आपण सर्वांनी ह्या पॉलिसीबद्दल जाणून घेतलं पाहिजे आणि म्हणून ह्याचा गाढा अभ्यास असलेल्या व्यक्तींना मुद्दाम या ठिकाणी आपण आज आमंत्रित केलेलं आहे. मग ह्या पॉलिसीमध्ये अनेक वैशिष्ट्ये असतील, अनेक गोष्टी जाणून घेण्यासारख्या आहेत. 5+3+3+4 हा पॅटर्न नेमका काय आहे, फाउंडेशन स्टेजला लहानपणी मुलाला हसत खेळत कसं शिकता येणार आहे, त्याच्याकरता काय प्रयोजन आहे, तिथून सुरुवात केल्यानंतर हायर एज्युकेशन मध्ये आल्यावर 4 वर्षाच्या डिग्रीमध्ये काय काय मिळणार आहे, पहिल्या वर्षी एंट्री कशी होणार आहे, एक्झिट कसं करणार आहात, सर्टिफिकेट मिळेल पहिल्या वर्षी, दुसऱ्या वर्षी डिप्लोमा मिळेल, तिसऱ्या वर्षी बॅचलर डिग्री मिळेल आणि चौथ्या वर्षी बॅचलर प्लस रिसर्च डिग्री मिळेल. अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सोबतीलाच आपल्याला अकॅडमिक क्रेडिट ऑफ बँक याची पण आपल्याला फॅसिलिटी मिळणार आहे. सिंगल रेग्युलेटेड ही सगळी सिस्टम असणार आहे. या सगळ्या गोष्टी जाणून घेतल्या तरी सुद्धा आपल्या सर्वांच्या डोक्यात ज्या काही शंका असतील, नवीन पॉलिसीबद्दल ज्या काही आपल्या डोक्यात विचार असतील, जे प्रश्न पडत असतील, त्या संबंधीचं मार्गदर्शन करण्याकरता म्हणून आज शहा सर आपल्या समोर उपलब्ध आहेत, दिलीप दादा आपल्याकडे आहेत. आपण त्यांच्याशी याबद्दल अधिक चर्चा करूया आणि आपल्याला त्यात मार्गदर्शन करतीलच. मी पुन्हा प्राचार्य नात्यानं आजच्या या डिग्निटरीजचं दिलीप दादा आणि शहा सरांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आलेल्या सगळ्या सहभागी प्राध्यापकांचं स्वागत करतो आणि माझं हे वेलकम स्पीच या ठिकाणी संपवतो. ओव्हर टू नेहा. सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया अपने वीडियोस और माइक ऑफ रखें ताकि हम हमारे स्पीकर से बिना किसी इंटरप्शन के ज्ञान प्राप्ति कर सकें. इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज फॉलो. ये समय मैं थोड़ा लेना चाहूँगी आपसे एक स्पेशल पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिनकी वजह से हमें हमारे आज के स्पीकर से हम संपर्क में आ पाए. सीए योगेश केसरिया, जो हमारे आज के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के आदरणीय मेंबर भी हैं, जो बड़ौदा गुजरात से हमारे साथ आज शामिल हैं. मैं उनके बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. सर खुद एमकॉम FCA हैं डीसा की डिग्री के साथ, जिन्होंने आज प्रज्ञेश शाह सर जो हमारे स्पीकर हैं, उनके साथ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट में कॉमर्स फैकल्टी के तौर पे करीब 26 साल से काम किया है और वे 1993 से एक नामी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, जिनकी फर्म आज भारत और दुबई दोनों जगह काम करती है. वे काफ़ी बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑडिट पर कई नामी फोरम्स में स्पीकर के तौर पर अपना ज्ञान बांट चुके हैं. मैं उन्हें स्पेशल थैंक करना चाहूँगी हमें हमारे आज के स्पीकर से जुड़ाने के लिए. हमारे आदरणीय दिलीप पाटिल सर जी, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के वेबिनार का उद्घाटन करें, इनॉग्रल स्पीच दे. मी पाटील सरांना हमली रिक्वेस्ट करते आजची इनॉग्रल स्पीच देण्यासाठी आणि या वेबिनारचे उद्घाटन करण्यासाठी. पाटील सर प्लीज. थँक्यू. नमस्कार. आज आपल्या या राष्ट्रीय वेबिनारचे रिसोर्स पर्सन आणि अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर प्रज्ञेशजी शाह सर, या संस्थेचे सचिव, एक विजनरी ज्याला दृष्टी आहे असे श्रीयुत रोहन बाहेती, सेक्रेटरी ॲडव्होकेट S.A. बाहेती कॉमर्स कॉलेज, या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अनिल लोहार सर आणि आमच्या कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य डॉक्टर अनिल लोहार सर, तसंच या वेबिनारला पार्टिसिपंट म्हणून उपस्थित असलेले कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य आणि एन मुक्ता या आपल्या प्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष प्राध्यापक नितीन बारी सर, कोऑर्डिनेटर प्राध्यापिका नेहा शर्मा, त्यांची सर्व टीम, या परिषदेमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व ज्यांना शैक्षणिक धोरणाबद्दलची अधिक जिज्ञासा आहे असे सर्व सहभागी असलेले प्राध्यापक बंधू भगिनी,
आज जवळजवळ आपण संपूर्ण जगामध्ये कोरोनाच्या महामारीनं थैमान घातलंय आणि त्याला आपण तोंड देतो आहोत. या संकटाचा सामना करण्यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून आपण प्रयत्न करतो. कुठेही बाहेर जाऊ शकत नाही, कुणाला प्रत्यक्ष भेटता येत नाही. असं असतं तरी तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं मात्र आपण एकमेकांशी संपर्क ठेवतो, विनिमय करतो. जसं आज या वेबिनारच्या माध्यमातून आपण भेटत आहोत. मला असं वाटतं की कोणतेही संकट हे आपल्यासोबत काहीतरी संधी घेऊन येतं आणि म्हणून आपण या संकटाकडे संधी म्हणून बघूया. अशीच या संकटाकडे संधी म्हणून बघण्याचं धाडस किंवा ती दृष्टी ऍडव्होकेट एस.ए. बाहेती महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अनिल लोहार सर आणि त्यांच्या टीमला लाभलं आणि त्यांनी ही संधी घेतली. मला असं वाटतं की आपल्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ परिक्षेत्रामध्ये वेबिनार अशा प्रकारचा शैक्षणिक धोरणावर घेणारं हे पहिलं महाविद्यालय आहे आणि म्हणून मला त्याचा विशेष आनंद आहे. या अशा प्रकारची ऑनलाईन संगोष्ठी सरांनी घडून आणली त्याबद्दल मी सरांना आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आणि या वेबिनारचं उद्घाटन झालं असं या ठिकाणी घोषित करतो. नवीन शैक्षणिक धोरण अत्यंत मौलिक अशा प्रकारचा हा विषय या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये राष्ट्रीय या चर्चासत्रामध्ये शिक्षण क्षेत्राच्या भविष्य वेध घेणाऱ्या अभ्यासकांशी संवाद साधण्याची संधी मला या महाविद्यालयाने उपलब्ध करून दिली, म्हणूनही मी यांच्याबद्दलची कृतज्ञता या ठिकाणी व्यक्त करतो. मित्रांनो, तब्बल 34 वर्षानंतर देशाचं उज्ज्वल भविष्य घडवणारं आणि खऱ्या अर्थानं भारतीयांसाठी भारतीय संस्कृतीचा ठेवा जतन करून ही धरोहर पुढच्या पिढीला संक्रमित करणारं असं हे शिक्षण धोरण ते मंजूर करण्याचं काम आपल्या देशाचे धाडसी पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने केलं. त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आपल्याला त्यांनी ही एक मोठी अमूल्य अशा प्रकारची भेट दिलेली आहे आणि म्हणून मी आपल्या सगळ्या शिक्षण क्षेत्राच्या वतीनं केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा आणि विशेषतः माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या या ठिकाणी आभार मानतो. असं म्हणतात, एका श्लोकामध्ये असं म्हटलंय की तत्कर्म यन बंधा सा विद्या या विमुक्तये आया साया पारम कर्म विद्यानाम शिल्प नैपुण्यम. हा जो विष्णू पुराणातला श्लोक आहे, तर या श्लोकामध्ये त्याचं की कर्म म्हणते जे बंधनात बांधत नाही आणि विद्या म्हणजे जी मुक्त करते. मुक्त करी विद्या हा भारतीय संस्कृतीमध्ये शिक्षणाचा आदर्श उद्देश आहे आणि मनुष्य हा कर्म स्वातंत्र्याने प्रेरित झाल्यामुळे आणि आपल्या स्वातंत्र्याच्या बळावर काही कर्म करू शकतो. मनुष्याला मुक्त करणारी विद्या ही भारतामध्ये अनादी काळापासून व्यवस्था म्हणून पद्धती राबवली गेलेली आहे. ती फक्त एखाद्या विद्यापीठामध्ये किंवा राजेशाहीमध्ये नाही, तर गावागावामध्ये ही व्यवस्था होती. परंतु आपल्याकडे अनेक आक्रमणं आली आणि त्या आक्रमणांमध्ये विशेषतः इंग्रजांचं जे काही आक्रमण झालं, तर त्या इंग्रजांनी त्यांच्या सोयीनुसार कारकून निर्मितीचं निर्माण करणारं शिक्षण हे आपल्या देशामध्ये लागू केलं. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही भारताचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणारं स्वतंत्र तंत्र यायला हवं असं राष्ट्रभक्तांना वाटलं होतं आणि म्हणूनच डॉक्टर राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला गेला. त्यानंतर अनेक धोरणं आणि समित्या आल्या. विशेषतः 1986 मध्ये डॉक्टर यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शैक्षणिक धोरण आलं. मात्र त्यानंतर जरी विविध अशा प्रकारच्या समित्या नेमल्या गेलेल्या असल्या तरी एकूण राष्ट्राचा विचार करणारं असं 34 वर्षानंतर 29 जुलै 2020 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या धोरणाला मंजुरी दिलेली आहे. एक सांगोपांग विचार करून एक नीती उदयास आली की खऱ्या अर्थानं ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी घटना म्हणून ओळखली जाते. या विषयात संबंधी अनेक गोष्टी आपल्याला माहिती आहे की कोरोनामुळे मार्च महिन्यापासून घरात बसलेले आपण 2020 हे वर्ष वाया गेलं असं म्हणणारे अनेक मंडळी आहे. काही व्हॉट्सअप ग्रुपवर तर 2020 हे वर्ष डिलीट करून टाका असे विनोदही फिरत होते. आणि असा सगळा विचार चालू असताना मात्र या 2020 सालामध्येच ज्या दोन अविस्मरणीय घटना
जुलै महिन्यामध्ये विशेषतः घडल्या. एक म्हणजे राम जन्मभूमी मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचं शिलान्यास पूजन आणि दुसरी म्हणजे राम राज्याचा पाया घट्ट रोवला जाईल अशी शिक्षणाची नीती 2020. या दोन ऐतिहासिक घटनांमुळे हे 2020 वर्ष मात्र चिंतन स्मृतीत राहील मनात नाही. 2015 मध्ये या धोरणाची चर्चा सुरू झाली आणि आपण आतुरतेने वाट पाहत होतो. जनमतांच्या चर्चेचा आधार घेऊन गावागावापर्यंत या धोरणावर चर्चा झाली. हे नवनिर्माणाचं कार्य करण्यात आलं. डॉक्टर कस्तुरी रंगनाथन सारख्या शिक्षण तज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण झालेले हे शैक्षणिक धोरण, मला असं वाटतं की कस्तुरीच्या स्पर्शानं पावन झालेलं हे धोरण म्हणजे कस्तुरीचा गंध अनेक वर्ष अनेक पिढ्यानपिढ्या आपल्या या भारतवासियांना मिळणार आहे असं म्हटलं तर मला वाटतं की अतिशयोक्ती ठरणार नाही. भारत बोध निर्माण करणारं हे धोरण आहे. भावात्मक रूपाने राष्ट्रीयतेने परिपूर्ण असून लोकशाहीची तत्व आणि समाज मनाचा कानोसा घेऊन बनवलेली अशी शिक्षा नीती आहे. अनेक विचारवंतांच्या परिश्रमाचा हा परिपाक आहे. त्यांनी दिलेले महत्वपूर्ण योगदान नवभारत निर्मितीसाठी अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या शैक्षणिक धोरणाचे उद्देश किंवा आजच्या भाषेत सांगायचं तर याचं व्हिजन काय? भारत केंद्रित शिक्षण नीती जी भारताचं संपूर्ण आणि शाश्वत परिवर्तन करेल, तर या देशामध्ये बदलांचा सतत वेध घेणारा असा ज्ञानबद्ध समाज निर्माण करेल आणि हे करत असताना समन्यायी दृष्टिकोन असणार आहे. सर्वांसाठी याचा फायदा होईल. त्याचबरोबर सर्व उत्कृष्ट गुणवत्तेचं शिक्षण देशात प्रत्येक व्यक्तीला मिळेल या धोरणाचं वैशिष्ट्य. शिक्षण ही पायाभूत व्यवस्था आहे. राष्ट्रीयता ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे आणि राष्ट्रीयचं सूत्र हे धोरणानंच गुंफलं जातं की राष्ट्रीयत्वाची बीज रुजवणं हे विशेषतः शिक्षण क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी लागू केलेली महत्वाची बाब आहे आणि याकरिता शिक्षकांचं मन परिवर्तन करणं फार महत्वाचं ठरणार आहे. जर राष्ट्रीयता मनामनात पेरायची असेल तर ती पेरणाऱ्या शिक्षकांचंच मन परिवर्तन होणं जास्त आवश्यक आहे. काही या निमित्ताने ठळक मुद्दे मी मांडतो की ज्याच्यातून राष्ट्रीयता याच्यातून झळकणार आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मानव संसाधन मंत्रालय. याचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय असं करण्यात आलं. मी विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता आहे. विद्यार्थी परिषदेने 1949 सालापासून आपली जी काही नैतिकता या जबाबदारी म्हणून जे काही अंगीकारलेलं व्रत आहे तर ते शिक्षण क्षेत्राचा साकल्यानं विचार करून वेळोवेळी ज्या काही आपल्या मागण्या केंद्र सरकारकडे मांडल्या त्याच्यामध्ये हा एक महत्वाचा मुद्दा होता की आमचं शिक्षण खातं जे आहे त्याला मानव संसाधन न म्हणता त्याला शिक्षण मंत्रालय म्हटलं पाहिजे आणि ते या धोरणामध्ये आलेलं आहे. हा महत्वाचा निर्णय याच्यात झालेला आहे. आपण सर्वांनी याचं शिक्षण मंत्रालय म्हणून जे काही नामकरण झालं तर त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. कारण ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री हे नावच खरं म्हणजे मार्केटने दिलेलं होतं. बाजारामध्ये उद्योग करण्यासाठी मनी आणि मटेरियल, भांडवल आणि कच्चा माल यावर आधारित मॅनेजमेंट केलं जातं. पण नंतर लक्षात आलं की हे करण्यासाठी फक्त 2M म्हणजे मटेरियल महत्व नाही तर खऱ्या अर्थानं काम करणारा माणूस जो तिसरा व्यक्ती मॅन म्हणून स्किल्ड लेबर आवश्यक आहे, मनुष्यबळ आवश्यक आहे आणि त्याकरिता ब्रिटिशांनी शब्द प्रयोग केला ह्युमन रिसोर्स. पण मला असं वाटतं की सगळ्या संसाराचा, संस्कृतीचा, भारतीय विचाराचा सोर्स आहे, मूळ आहे, गाभा आहे. अशा मूळ माणसाला रिसोर्स बनवून टाकला पण आणि मानवाचा मेंदू त्याच्या भावना ज्या उपजत आहेत त्यालाही सोर्स केलं. माणसाला उपकरण समजलं आणि सगळा घोड आपला इथेच झाला. त्यामुळे मानव निर्मितीचं स्वप्न ते स्वप्नच राहिलं. दुसरा महत्वाचा निर्णय मातृभाषांबद्दलचा आहे. मातृभाषेतूनच शिक्षण व्हावं. कारण आपण नेहमी असं म्हणतो की कुठल्याही विषयाचं ज्ञान जे असेल तर ते ज्ञान जर आत्मसात करायचं असेल तर त्याच्या मायबोलीच्या भाषेमध्ये दिलं तर ते अधिक चांगल्या पद्धतीने त्याला आत्मसात होतं. पण आता आपल्याकडे ज्या मूळ याचा आपण विसरलो होतो की ज्या आईच्या पोटामध्ये असताना, उदरामध्ये असताना आमच्यावर कानावर ज्या भाषेची आली तिची नाळ आमच्याशी जोडली गेली त्यामुळे सहज व्यक्त होता येतं. म्हणून किमान प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतून असावं, घरच्या भाषेतून किंवा प्रादेशिक भाषेतून असा आग्रह या धोरणामध्ये म्हणूनच ठेवलेला आहे.
सध्या ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे, त्यामुळे त्याची चेष्टा म्हणून अनेक चुटकुले किंवा व्हिडिओ येत राहतात, पण त्यातले काही आपल्याला निरुत्तर करतात, विचार करायला लावतात. सध्या एका इंग्लिश मिडियम शाळेच्या बाई इयत्ता पहिलीच्या मुलांना इंग्रजीतून ऑनलाईन माहिती देत असतात, शिकवत असतात. मराठी कुटुंबामध्ये वाढलेलं ते लहान मुलं, त्यांच्या काही लक्षात येत नाही, समजत नाही. याचा संताप येऊन एक विद्यार्थी असं म्हणतो की मराठीत बोला की हो काय हे लावलंय, आणि संतापाने मोबाईलच फेकून देतो. मला असं वाटतं की या गोष्टींचा आपण गांभीर्याने विचार करणं हे गरजेचं आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण माणसाला व्यक्त होण्यासाठी, त्याला मानव म्हणून जगता यावं यासाठी निर्माण झालंय. 1ली ते 5वी पर्यंतचं शिक्षण मातृभाषेतून आणि जमल्यास पुढे 8वी पर्यंत मातृभाषेतूनच शिक्षण दिलं जावं, आणि पुढेही हा पर्याय या शिक्षण धोरणामध्ये खुला ठेवलेला आहे. म्हणजे एकही इयत्ता इंग्रजी न शिकता विद्यार्थी आपले संपूर्ण शिक्षण पूर्ण करू शकतो, ही मुभा त्याला या शिक्षण धोरणामध्ये दिलेली आहे. हे मला वाटतं की राष्ट्रीयतेचं द्योतक आहे. माझ्या मते तिसरा आणि अत्यंत महत्वाचा म्हणजे भारतीय संदर्भाचा विचार करून भारत ज्ञान किंवा भारत बोध असा उल्लेख केलाय. हा 100 मार्कांचा अभ्यासक्रम अगदी 5वी पासून तर पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत असावा, असा महत्वपूर्ण विचार या धोरणामध्ये केलाय. यामध्ये भारताचा इतिहास, भूगोल, संस्कृती याबद्दलची माहिती, त्याचबरोबर आपल्या घटनेमध्ये दिलेली मार्गदर्शक तत्वे कोणती, नागरिक म्हणून माझी कर्तव्य काय, जबाबदारी काय, याचीही माहिती भारताच्या नागरिकत्वासाठी अत्यंत महत्वाची आहे, त्याचाही समावेश या धोरणामध्ये करणार आहे. त्याचबरोबर सर्व स्तरावर एक समग्र शिक्षण, होलिस्टिक एज्युकेशन हा या धोरणाचा अत्यंत अधोरेखित करणारा मुद्दा आहे. आपण कोणालाही डॉक्टर, इंजिनियर, शास्त्रज्ञ किंवा काही व्हायचं असेल तर किमान 50% कला शिक्षण ही त्याला घेता येईल, इतका समग्र विचार याच्यामध्ये केलेला आहे. आणि सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या शिक्षण क्षेत्रामध्ये परख नावाची एक कल्पना आहे. म्हणजे पारख ज्याला आपण म्हणतो, की आपण जसं कुठल्याही विषयामध्ये चांगला माणूस शोधतो, हिरा शोधतो, त्यासाठी नॅशनल असेसमेंट सेंटरच्या माध्यमातून त्या विद्यार्थ्याला पारखलं जाणार आहे आणि त्याची गुणवत्ता त्या क्षेत्रामध्ये उपयोगी ठरेल त्याप्रमाणे त्या अभ्यासक्रम दिला जाईल, असा विचार या क्षेत्रामध्ये केलेला आहे. अनेक राष्ट्रीयतेची बीज आपल्याला या शिक्षण धोरणामध्ये पाहायला मिळतील. विद्यार्थ्यांना मनाची भरारी घेता यावी, त्याला गगनचुंबी उंची गाठता यावी, आपापल्या आवडीचे शिक्षण घेता यावे, अशी लवचिकता या धोरणामध्ये आहे. म्हणजे सायन्स स्ट्रीमला जाणारा विद्यार्थी त्याला आवडणारे संगीत, नाट्यशास्त्र किंवा गायन, वादन यासारखे विषय सुद्धा तो घेऊन आपलं शिक्षण पूर्ण करू शकेल, अशा प्रकारचा विचार या शिक्षण धोरणामध्ये केलेला आहे. प्राध्यापकांच्या दृष्टीनेही विचार झालेला आहे की हे सगळं करायचं असेल तर आम्हाला आज जी उणीव भासते ती म्हणजे त्या महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये शिकवण्यासाठी आवश्यक तेवढा स्टाफ दिला जात नाही. अनेक ठिकाणी पद रिकामी आहेत आणि म्हणून कॉन्ट्रॅक्च्युअल हा शिक्षणाला अपमानास्पद वाटणारा विचार या धोरणानं मोडीत काढलेला आहे. आणि यापुढे सगळ्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचे शिक्षक हे घडवले जातील आणि ते पुरवले दिले जातील, त्यांना मान्यता दिली जाईल, असा विचार या शिक्षण क्षेत्रामध्ये केलेला आहे. आपल्या महाराष्ट्रातल्या उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत विचार करायचा झाला तर आपल्याला माहिती आहे की 2015 साली पहिल्यांदा या शिक्षण धोरणाची काही थीम्स ही समाजासमोर मांडली गेली आणि असं म्हटलं की ह्या धोरणावर, या थीम्सवर साकल्याने विचार व्हावा आणि लोकांची मतं त्याच्यासाठी मागवली गेली. आपणही आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचं, विशेषतः महाराष्ट्र शासनाने तत्कालीन शिक्षण मंत्री नामदार विनोदजी तावडे यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या विद्यापीठांमध्ये अशा प्रकारचे सेमिनार्स आपण आयोजित केले आणि इनपुट देण्याचा आपण प्रयत्न केला. आणि त्याच बरोबरीने आपल्याकडे डॉक्टर राम ताकवले असतील, अन्य विचारवंत असतील, विचारवंत असतील, त्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी विद्यापीठ कायदा तयार करण्याचं काम आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू होतं. स्वाभाविकपणे आपल्या महाराष्ट्राचा विद्यापीठ कायदा जो आला 2016 साली, तर त्या कायद्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येईल की अनेक गोष्टी ह्या ज्या त्याच्यामध्ये नव्याने इंट्रोड्यूस झालेल्या आहेत, तर त्या नवीन शैक्षणिक धोरणाशी संबंधित अशा प्रकारच्या आहेत. म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणाचा विचार विनिमय सुरू झाला आणि ते आम्ही आमच्या कायद्यामध्ये आणण्याचं काम आपल्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यामध्ये केलेलं आहे. त्यातल्या अनेक गोष्टी आपल्याला सांगता येतील की स्वायत्त महाविद्यालय, ज्याला आपण ऑटोनॉमस कॉलेजेस म्हणतो,
2015 साली 34 महाविद्यालय होती. आज जवळजवळ ही 90च्या घरामध्ये ही महाविद्यालय गेलेली आहे. अशा अनेक गोष्टी आपण या चर्चेमध्ये आणल्या. उद्योजकतेशी शिक्षण जोडलं जावं म्हणून इनोव्हेशन सेंटर, इन्क्युबेशन सेंटर प्रत्येक विद्यापीठाला देण्याचा या कायद्यामध्ये समावेश केलेला आहे. विद्यार्थ्यांचं पार्टिसिपेशन वाढलं पाहिजे आणि म्हणून मग विद्यार्थ्यांचं पार्टिसिपेशन वाढायचं असेल तर त्यांना आम्हाला काय शिकवलं जावं याबाबतही त्यांनी त्यांची मतं मांडावी. म्हणून अभ्यास मंडळाचा एक निमंत्रित सदस्य म्हणून पहिल्या येणाऱ्या विद्यार्थ्याला त्या ठिकाणी पार्टिसिपेट करून घेतलं. अशा अनेक गोष्टी आपल्या या कायद्यामध्ये सुद्धा आपण आणलेल्या आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ज्या गोष्टी अंतर्भूत झाल्या तर ते आपल्या उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुद्धा आपण आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 10वी आणि 12वीच्या परीक्षा म्हणजे आपल्या पालकांसमोर असेल, महाविद्यालयांसमोर असेल, मोठा यक्ष प्रश्न निर्माण करणारे आहे. अनावश्यक त्याचा गवगवा करून विद्यार्थ्यांच्या कोवड्या मनावर ताण निर्माण केला जाणार आहे. ह्या 10वी 12वीच्या परीक्षा त्या मात्र आता ही बोर्ड नावाची जी संकल्पना असेल तर या नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये ती मोडीत काढली जाणार आहे. विशेषतः शिक्षणाचे 4 स्तंभ आहेत: ज्ञान, जीवन आणि ज्ञानासाठी शिक्षण देणारी ही नीती म्हणजे राम राज्याची सुजलाम सुफलाम अशा प्रकारची नीती आहे असं मला वाटतं. तुका झालासे कळस असं संरचनाच्या ओळी आपण सगळ्यांना माहिती, आपण महाराष्ट्र त्यामुळे माहिती सगळ्यांना. नवीन शिक्षा नीतीने राष्ट्रीयत्वाचा पाया रचलेला आहे. आता त्याच्यावर जर कळस चढवायचं असेल तर ते काम मात्र तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना मिळून करावं लागेल. विशेषतः शिक्षकांची जबाबदारी याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे आणि म्हणून त्या दिने आपल्याला कळस रचण्याचं काम आपण या ठिकाणी करणार आहोत. मित्रांनो, कुठली पॉलिसी हे उत्तम रीतीने तयार झालं तरी त्याची अंमलबजावणी उत्कृष्ट रीतीने झाली तरच त्याचा उपयोग होतो. म्हणून शासन त्यांच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करेल, परंतु आपण समाज आणि शिक्षण कर्मी म्हणून आपली जबाबदारी खूप वाढली आहे. हे बीज अंकुरित करण्यासाठी आपण जितक्या चांगल्या पद्धतीने कार्य करू तितके उत्तम परिणाम आपल्याला दिसून येतील. आणि म्हणून आपण सर्वांनी या राष्ट्र निर्माणाच्या कार्यात सहभागी होऊन माझा देश माझी जबाबदारी या तत्वानुसार आपण कार्य करावं असं मी आपणास आवाहन करतो आणि थांबतो. मला आपण सगळ्यांनी ऐकून घेतलं आणि मला या उद्घाटक म्हणून या सेमिनारला बोलवलं म्हणून मी महाविद्यालयाचे आपल्या सगळ्यांबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि आपल्याला सर्वांना शुभेच्छा व्यक्त करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ओव्हर. नेहा मॅडम. धन्यवाद पाटील सर. पाटील सरांना बोलताना ऐकणं ही नेहमीच एक सुवर्ण संधी असते आणि सरांनी अगदी करेक्टली आपल्याला थोडक्यात सांगितलं आहे की न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये कोणते मेजर चेंजेस आलेले आहेत आणि त्याच्यासाठी मुख्यतः हा वेबिनार आयोजित करण्याची आपल्याला गरज पडलेली आहे. तर विदाउट फर्दर अड्यू I request our today's speaker, Dr. Pragnesh Shah sir, to please take over and guide us with their words of wisdom. Shah sir, please. नमस्कार. नमस्ते. आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन में हमारे साथ जो बचपन से ही राष्ट्र और समाज की सेवा में लगे हैं ऐसे आदरणीय श्री दिलीप दादा पाटिल जी, हमारे साथ डायनेमिक सेक्रेटरी एडवोकेट एस ए बहेती कॉलेज जलगांव के रोहिन बहेती जी और इस वेबिनार के चीफ ऑर्गेनाइजर और डायनेमिक यंग एक्टिव एंड इनिशिएटर प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज डॉक्टर अनिल लाहौर जी। मुझे इस वेबिनार में आपके साथ आज गोष्ठी करने का जो मौका दिया उसके लिए जो साधन जो बने ऐसे सीए योगेश केसरिया जी, प्रोफेसर नितिन बारी जी, एन मुक्ता के प्रेसिडेंट, और ये पूरे वेबिनार में जिनके एफर्ट्स लगे हैं, जिनकी वजह से ये एक एकेडमिक और ये जो वेबिनार एक एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइज हो पाई है, ऐसी डॉक्टर नेहा शर्मा वेबिनार कोऑर्डिनेटर और इस वेबिनार के सभी प्रतिभागी, मैं आप सब प्रतिभागियों से आज यहाँ विचार विमर्श कर सकता हूँ और साथ ही
मेरे विचार साझा करने का जो मुझे मौका दिया गया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। इस नेशनल वेबिनार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल ऑफ एडवोकेट एस.ए. बहेती कॉलेज जलगांव, मैं आप सब ऑर्गेनाइजर का भी धन्यवाद करता हूं। और इस शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से हम सब जानते हैं, उसके ऊपर मेरे विचार प्रस्तुत करता हूं। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को 34 साल पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बदलकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई और इसके साथ हमारे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब शिक्षा नीति की बात करते हैं तो शिक्षा के हिसाब से, शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से हम भारत की शिक्षा व्यवस्था को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक अंग्रेज भारत में आए उसके पहले की, अंग्रेज भारत में आए उसके बाद, और आज ये 2020 की शिक्षा नीति आने के बाद का समय। ये 3 समय हम शिक्षा नीति को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले का हमारा जो ज्ञान, अंग्रेज आए उसके पहले का जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा का जो पूरी व्यवस्था थी, वो एक होलिस्टिक एजुकेशन, ये मानव निर्माण की प्रक्रिया थी। डिग्री होल्डर्स क्रिएट नहीं किए जाते थे। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा अपनी शिक्षा नीति अपनी विरासत है, भारत सोने की चिड़िया कही जाती है, तो उसकी वजह हमारी शिक्षा नीति है। हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, पूरी जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो अंग्रेजों ने जब देखी तो उनको लगा कि इस देश पे अगर ये शिक्षा नीति रही तो हम ज्यादा समय राज नहीं कर सकते। तो उन्होंने सरकारी नौकरशाह जिसको हम कहते हैं, नौकरशाह प्रोड्यूस करने के लिए एक नई शिक्षा नीति, मैकॉले की शिक्षा नीति भारत में अमल में लाए वो लोग। और उसके बाद हम जब आजाद हुए तब तक जो चला वो अंग्रेजों के हाथ में था। लेकिन आजादी के बाद भी जो शिक्षा नीति आई और आजादी के बाद भी हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये जो हमारा इतिहास है आजादी के बाद का, उसकी चर्चा करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि शिक्षा नीति होती क्या है। एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है, एक व्यापक ढांचा, एक हमको स्ट्रक्चर दिया जाता है कि ये भारत में इस तरह से पढ़ाया जाएगा, इस तरह से पढ़ा जाएगा, और हमारा पूरा शिक्षण व्यवस्था हमारी जो है वो इस 4 बॉर्डर में रहेगी। शिक्षा नीति जो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो हमें दिया गया है, वो हमें दिशा बताता है किस दिशा में भारत की शिक्षा जाएगी। लेकिन इसका अमलीकरण ज्यादातर राज्यों के हाथ में होता है। तो देश की शिक्षा नीति सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, अब हमें उम्मीद करनी है कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी इसी शिक्षा नीति को इसी स्पिरिट में, वैश्विक मानव निर्माण करने का ये जो स्पिरिट है शिक्षा नीति का, उसको एज इट इज रखते हुए इस शिक्षा नीति का अमल करेंगे। सारे राज्यों में अमल होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते, आशावाद है। ये जो शिक्षा नीति आई है, वो शिक्षा नीति बनाने का काम बरसों चला है, कम से कम 5 साल की मेहनत लगी है। हमारे ख्यातनाम वैज्ञानिक के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। ये कमेटी में बहुत सारे शिक्षाविद थे, कमेटी में पॉलिटिशियंस नहीं थे, शिक्षाविद थे। तो शिक्षा के साथ जुड़े हुए लोगों ने ये शिक्षा नीति बनाई। ये शिक्षा नीति का ढांचा कमेटी ने 31 मई 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा था। उसके बाद भी डिस्कशन हुए। तो अगर हम इतिहास देखें कि ये शिक्षा नीति किस तरह से बनी है, तो इस शिक्षा नीति को 5 साल लगे। सबसे पहली बार जब इसका काम शुरू हुआ तो 2015 में शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर भारत देश के सामान्य लोगों से लेके सब लोगों के पास से सारे नागरिकों को एक आह्वान किया गया कि आपके हिसाब से हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, तो इसके ऊपर आपके सुझाव और टिप्पणियां दो।
और भारत के 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन टिप्पणियां दी थी, सजेशंस दिए थे। वो सारे सजेशंस का अभ्यास हुआ है और उसके ऊपर काम भी हुआ है। इसके बाद कमिटी ने 2-2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों से भी विचार विमर्श किया। तो ग्राम पंचायत जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ भी इसकी चर्चा हुई। इसके बाद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसकी भी स्पेशल मीटिंग हुई और उसमें भी इसके बारे में चर्चा हुई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी चर्चा हुई है और उसमें पर्टिकुलरली जो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट फॉर एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारा मंत्रालय था, उसकी स्टैंडिंग कमिटी के साथ भी चर्चा हुई। तो पंचायत से पार्लियामेंट तक चर्चा हुई है, लाखों लोगों के सुझाव आए हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। और ऐसी शिक्षा नीति 4 या 5 साल की मेहनत के बाद हमारे सामने आई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा नीति है उसका नाम तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, लेकिन सही मायने में ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र की नीति बनाई गई। और इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब सवाल यह उठता है कि 2020 में हमें इस शिक्षा नीति की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम देखें तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1948 में 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन नवंबर 48 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में बना था और अगस्त 1949 में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उस वक्त सिर्फ ये हायर एजुकेशन के रिलेटेड बात थी, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ये अपने सजेशंस दिए। उस वक्त भी कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से सारा प्राथमिक स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक की चिंता करने वाला कोई एक शिक्षा नीति, कोई एक ढांचा हमारा स्वतंत्र भारत का ढांचा नहीं था। 1964 में 14 जुलाई 64 को उस वक्त के हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, आयोग का स्थापना की गई। और 29 जून 1966 में उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब उस सिफारिशों के आधार पर 68 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया और उसको हमने इंप्लीमेंट किया। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो हम सही मायने में सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, वो शिक्षा नीति ज्यादा सफल नहीं हुई। उसके अगर कारणों की हम चिंता करें, चर्चा करें, तो 3 मुख्यतः उसके 3 कारण थे। पहला कारण था कि उस शिक्षा नीति में कोई कार्यक्रम, रोड मैप, किस तरह से शिक्षा नीति अमल में लाई जाएगी, कब क्या होगा, कौन क्या करेगा, इस बात की चर्चा और चिंता नहीं की गई थी। रोड मैप नहीं था सबसे पहला। आज की शिक्षा नीति जो 2020 की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें रोड मैप दिया गया है कि 2030 तक क्या होगा, 2035 तक क्या होगा, 2040 में क्या होगा। ऐसा कोई रोड मैप, ऐसा कोई प्लानिंग उस वक्त की पहली शिक्षा नीति में नहीं था। दूसरी कमी यह थी कि भारत सरकार की आर्थिक स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी, तो उसके लिए जो जरूरत थी वो पैसे का आवंटन सरकार नहीं कर पाई और हमारे पैसों की मतलब तंगी की वजह से शिक्षा नीति अच्छी तरह से अमल में नहीं ला सके। यह दूसरा कारण था। तीसरा कारण हम देखें तो उस वक्त जो शिक्षा 1968 की हम बात करते हैं, तो शिक्षा में केंद्र की भूमिका बिल्कुल शून्य थी, शिक्षा राज्य की सूची में था। ये तो जब 1976 में संविधान में संशोधन हुआ, 42वां संशोधन, 42वां संशोधन जो हुआ, उसमें शिक्षा को समावर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। इसलिए उसके बाद हम स्टेट और सेंट्रल दोनों के हिस्से में थोड़ा बहुत काम शिक्षा का आता है। तो ये उसके बाद जो शिक्षा नीति आई वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 थी। तो नेशनल पॉलिसी की बात करें तो वो दूसरी पॉलिसी थी।
उसमें 86 में अमल हुआ, 92 में कुछ बदलाव आए, 2003 में बदलाव आए, 2009 में चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट भी लाया गया। तो शिक्षा नीति 86 में आई, उसके बाद आज तक उसमें बहुत सारा कुछ सुधार हुआ, कुछ नया हुआ, कुछ बदल हुआ। ये जो वर्तमान में वो जो शिक्षा नीति चल रही है, हम सब ज्यादातर आज जो ये यहाँ बात चर्चा कर रहे हैं, सारे लोग इसी शिक्षा नीति से जुड़े हुए हैं, उसी शिक्षा नीति में हम पढ़े हैं या हम पढ़ा रहे हैं। तो इस शिक्षा नीति का जो फल है, मतलब आज हम कहाँ हैं, उसको दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं। शिक्षा में जनरल सामान्य लोगों की रुचि उतनी हम पैदा नहीं कर पाए इस शिक्षा नीति में, और उसका प्रमाण है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सफल नामांकन अनुपात, जो कक्षा 6 से 8 तक 90% है, कक्षा 9 और 10 में 79% है, 11 और 12 कक्षा 11 मतलब 10th के बाद 56% है। तो ये जो अनुपात है वही बताता है कि सामान्य लोग, गरीब तबका, या तो कुछ भारत के अंतरियाल भागों में रहने वाले लोग हैं, उनको हम शिक्षा तक नहीं ला सके और शिक्षा को उनके तक नहीं पहुंचा सके। इसलिए जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है। आज 6 साल से 17 साल की आयु के कम से कम 3.5 करोड़ बच्चे शिक्षा के बाहर है, जिनके तक शिक्षा नहीं पहुंची और वो शिक्षा ले नहीं रहे। तो ये 3 करोड़ 50 लाख ये आंकड़ा इसके आसपास का है। आज इतने लोग, इतने बच्चे शिक्षा नहीं ले रहे, शिक्षा से दूर है। तो यही बताता है कि शिक्षा, भारत की जो शिक्षा पद्धति है, आज का जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें बच्चे या तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, उससे ज्यादा बच्चा मजदूरी करेगा तो आज से कमाना शुरू करेगा तो ज्यादा कमाएगा, ये मानने वाले लोग हैं। और दूसरा, शिक्षा हम उनके तक पहुंचा भी नहीं सके, ये भी एक जमीनी हकीकत है। ये एक बात हुई आज की शिक्षा व्यवस्था का परिणाम। दूसरी बात, अगर हम दूसरी तरह से अगर देखें तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के लिए क्या कहा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के लिए कहा था कि हैव फेथ इन योरसेल्फ, ग्रेट कन्विक्शन आर द मदर ऑफ ग्रेट डीड्स। आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। जितना ज्यादा आत्मविश्वास होगा उतना ज्यादा पराक्रमी आप रहेंगे, या उतना ज्यादा अच्छा काम आप करेंगे, गोल अचीव करेंगे। स्वयं पे विश्वास रखने की बात थी, आत्मविश्वास की बात। मतलब शिक्षा की सबसे पहली पहचान है इंसान में आत्मविश्वास का पैदा होना, विवेकानंद जी ने कहा। विवेकानंद जी ने दूसरी जो बात कही है, पहले आज्ञाकारिता सीखे, हमेशा पहले सेवक बनना सीखे, और तुम बाद में मालिक होने के लायक हो जाओ। आज तो 10th पास करता है, उसको पहले दिन साहब बनना है। ना देश का, ना समाज का, ना घर का काम करने का उसको ठीक लगता है। माँ बाप का काम करना, माँ बाप की सेवा करना भी वो अपने को छोटा समझता है। ये आज की शिक्षा नीति का एक फल है। तो विवेकानंद जी ने तो कहा था कि पहले आज्ञाकारिता सीखे, पहले सेवक बने, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो यहां भी हम फेल गए हैं। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा विवेकानंद जी की ही, कि उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इंसान के अंदर एक पूर्णता जो है, उस पूर्णता का प्रागट्य वही शिक्षा का काम है। हमारे अंदर जो पूर्णता है, हम एक संपूर्ण इंसान है, उसको उसका प्रागट्यकरण हो, दुनिया को एक अच्छे इंसान का परिचय हो, ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो अब अगर हम आज देखें ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए, एक सबसे पहली आत्मविश्वास। तो कोई भी ग्रेजुएट पकड़ लो आज, जिसके पास फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, उसको आप बोलो कि ये काम कर पाओगे क्या, कोई नया काम उसको दो,
वो मना करेगा मैं नहीं कर पाऊंगा, उसमें आत्मविश्वास नहीं है। वो जिस सब्जेक्ट का मास्टर है, जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट लेके आया है, उसमें भी कुछ नया बोलो, कुछ अलग करने को बोलो, अलग तरीके से करने को बोलो, वो नहीं कर पाएगा। वो उसमें भी विश्वास नहीं है। और वही काम उसको वही तरीके से करने की बात करो तो भी वो बोलेगा कि मुझे देखना पड़ेगा। तो उसको आत्मविश्वास नहीं है। ये आज की शिक्षा नीति का एक और फल है। दूसरा, आज का ग्रेजुएट मास्टर्स का भी पढ़ाई करता हुआ बच्चा, उसको 100 रुपये देके मार्केट में भेजो, वो अगर 78 का 78 रुपये की कोई चीज खरीदता है तो उसको 22 रुपये वापिस लेने उसके लिए कंप्यूटर की या तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। वो सीधे मोबाइल में कैलकुलेटर से गिनेगा कि 100 रुपये में से 78 मुझे देना है तो 22 वापिस लेना है। तो ये हकीकत है आज के शिक्षा नीति, और इसलिए ये शिक्षा नीति हमें परिणाम नहीं दे पा रही थी। और उसके सामने अगर आज की परिस्थिति हम देखें, पिछले 5 साल में भारत का जो नेतृत्व कर रहे माननीय श्री मोदी जी, तो आज भारत का नेतृत्व जो है उसकी वजह से भारत ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आज पूरी दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो, इवन चाइना भी मानता है कि अगर दुनिया को सामाजिक आर्थिक नेतृत्व कोई दे सकता है तो भारत है। तो आज पूरी दुनिया हमें वर्ल्ड लीडर के नाते देख रही है, और वर्ल्ड लीडर बनना है, सोशियो इकोनॉमिक लीडर बनना है, अगर हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है, दुनिया में पहली 3 इकोनॉमी में रखना है, तो हमारी एजुकेशन, हमारे जो ग्रेजुएट्स है, हमारे जो शिक्षा लेके जो दुनिया में काम करने जाने वाले युवा धन है, उस पर आत्मविश्वास नहीं है। वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। हमारे गुजराती में एक कहावत है, युवा कैसा होना चाहिए, तो वो पत्थर में भी पांव लात मारे, मतलब तो उसमें से भी पानी निकाले, पत्थर में से पानी निकाले, उसको युवा कहते हैं। तो क्या हमारे आसपास आज जो युवा है, ऐसा युवा है क्या? तो नहीं है। उसमें वो शक्ति है, लेकिन आज की शिक्षा नीति, आज की शिक्षा पद्धति वो शक्तियों को उजागर नहीं कर पा रही है। तो ये सारी वजह, ये सारे जो कारण है, उसकी वजह से हमें नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ी, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति का अमलीकरण किया। इस शिक्षा नीति से हम करना क्या चाहते हैं? सरकार और भारत देश इस शिक्षा नीति से क्या अपेक्षा रख के ये शिक्षा नीति लेके आई है? तो इस शिक्षा नीति का सबसे पहला गोल, टारगेट हम जो कह सकते हैं, वो ये है कि समान, एक जैसे शिक्षा के जो अवेलेबिलिटी जिसको हम कहेंगे, तो शिक्षा सबको एक जैसी मिलनी चाहिए, समाज में सब एक समान हो, इक्विटी, वो भाव लाने की बात शिक्षा में होनी चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएट होता है तो ग्रेजुएट होने के बाद उसके लिए भारत देश का हर एक नागरिक भारतीय है, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है। ये भाव शिक्षा के द्वारा मिलना चाहिए। ये करना काम 2020 की शिक्षा नीति में है। दूसरा, इस शिक्षा नीति के साथ जो पढ़ के आएगा उस युवा को अपने मौलिक अधिकारों का और अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सम्मान करने की भावना भी विकसित करना इस शिक्षा नीति का एक गोल है। इस शिक्षा नीति में संवैधानिक मूल्य और भारत देश के प्रति लगाव, भारत के हर एक नागरिक के प्रति लगाव हो, स्वच्छता के प्रति वो जागरूक हो, देश मेरा है ये सोचना शुरू करे, इस तरह का युवा पैदा करना इस शिक्षा नीति का लक्ष्य है। इसके साथ साथ ये सारी भावना, ये सारी वैल्यूज के साथ उसमें कौशल्य, मतलब कोई ना कोई कला उसके अंदर हो। 64 कलाएं जो हमारी है, कोई ना कोई कला उसके अंदर हो, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह भी कर सके और आनंदित जीवन भी बिताए। उसको मूल्यों के प्रति उसके आदर होना चाहिए, चाहे वो सोशल वैल्यूज की बात करे या
बाकी कोई हमारी कल्चरल वैल्यूज की बात करे, उस सब वैल्यूज के प्रति उसको उसकी निष्ठा हो, उसको उसके प्रति आदर हो, ऐसी शिक्षा नीति देने का सोच रख के ये शिक्षा नीति आई। हम एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनाने के लिए ये शिक्षा नीति लेके आए हैं। तो ये शिक्षा नीति में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि ये सारे जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हम पाए, और वो लक्ष्य हमने रखा है 2040 का। तो इस शिक्षा नीति में सभी पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति देश की विविधता और स्थानीय संदर्भ के कंसीडर करते हुए ये नई शिक्षा नीति बनाई गई है, और सारे पाठ्यक्रम ऐसे बनाए जाएंगे। शिक्षा प्रणाली में इक्विटी और समावेशी ये भी एक चीज होगी। प्रत्येक छात्र में एक अद्वितीय क्षमता है, जो हम कहते हैं ना एक जो अपने अंदर पूर्णता है उसको बाहर लाना है। तो अपने अंदर की जो क्षमता है, पूर्णता है, हर एक बच्चे में वो अलग अलग है, उसको पहचानना, उसको मान्यता देना, उसको बढ़ावा देना और उसके व्यक्तित्व का विकास करना, ये इस शिक्षा नीति का एक गोल है। इस शिक्षा नीति को अमल करने के लिए शिक्षा में समाज की भी भागीदारी हो, जो परोपकारी जो संगठन है ऐसे संगठनों की भी भागीदारी हो, व्यक्तिगत तौर से कोई शिक्षा में कुछ प्रदान करना चाहता है ऐसे लोगों की, ऐसे समुदायों की भागीदारी हो, इस तरह की सोच रख के शिक्षा नीति बनाई गई। इस शिक्षा नीति में परीक्षा के लिए नहीं, वैचारिक समझ पे जोर दिया गया है। हर एक इंसान के अंदर जो क्षमता है, अद्वितीय क्षमता, महत्वपूर्ण सोच, उसमें विकास हो, रचनात्मकता का विकास हो हर एक इंसान में, इस सोच को रखा गया है इस शिक्षा नीति में। छात्रों को पढ़ने के लिए अपने खुद का भी उसको जो पढ़ना है, उसकी जो सोच है, उसको जो पसंद है, वो ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाई पसंद कर सके। आज समझो किसी को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट उसको मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। वो आज इसके साथ संगीत नहीं पढ़ सकता है, पेंटिंग नहीं कर सकता है, साइंस का स्टूडेंट। तो इस तरह से ये जो आज की हालत है उसको, उसमें से शिक्षा को बाहर निकाल के अपनी रुचि के हिसाब से बच्चा पढ़े और पढ़ाई कर सके, ये सोच के शिक्षा नीति बनाई गई। पूर्व प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा तक, मास्टर्स तक, पूरी व्यवस्था को एक शिक्षा व्यवस्था मान के सारे प्रावधान किए गए। कुछ अलग अलग सोचा नहीं गया है, पूरा एक साथ सोचा गया है। मानव संसाधन मंत्रालय, जैसे हमारे आगे दादाजी ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के उसका शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, तो काम शुरू हो गया है। मतलब इवन जो राष्ट्रीय शोध संस्थान बनाना, उसके लिए पैसे देने थे, वो भी सरकार ने दे दिए, तो काम शुरू हो गया है। और ये सब नई शिक्षा नीति में दिया गया है। हमारी आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें स्कूल में 10+2 का फॉर्मेट है, तो पूरे 12 साल की शिक्षा रहेगी। लेकिन 10+2 के साथ साथ जो नया हमारा ढांचा है, वो नए ढांचे में हम 5+3+3+4, तो इस तरह से 15 साल की बात हुई है। 10+2 12 साल की थी, ये 10+5 हो जाता है, मतलब पूरा 15 साल हो जाता है। तो ये 5+3+3+4 क्या है, उसको भी जरा हम संक्षिप्त में जान ले। तो 5 जो पहला कहा गया है, तो आज देश में क्या है कि हर एक को अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, पहली कक्षा में, उसको स्कूल जाने से पहले हम नर्सरी, जूनियर, सीनियर ये पढ़ाते हैं। तो ये नर्सरी, जूनियर, सीनियर जो हम कहते हैं, उसको पढ़ाने के लिए आज कोई सिस्टेमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। वो पढ़ाने का कोई आज सिलेबस एक कॉमन नहीं है। वो टीचर जो पढ़ाते हैं, वो टीचर के क्वालिफिकेशन की बात कहीं नहीं है, क्योंकि वो हमारी शिक्षा पद्धति के बाहर है। हमारे शिक्षा का जो ढांचा है उसके बाहर ये पहले 3 साल थे, उस 3 साल को अभी अंदर लाया गया। तो जो पहला 5 है उसको 2 हिस्से में अगर हम बांटे, 3 साल और 2 साल, तो ये 3 साल जो है
वो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बालवाड़ी उस नाम से हम जानते हैं, उसको भी अभी हमारी सिस्टेमेटिक शिक्षा पद्धति में डाल दिया गया। 2 साल बाकी जो बचे, पहले 5 में 3 ये हो गए आंगनवाड़ी और बालवाड़ी के, और बाकी जो 2 साल है वो हम कहेंगे फंडामेंटल स्टेज, जिसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई होगी। उसके बाद के जो 3 साल है वो पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी हुई होगी, वहां भी बच्चों को पुस्तक से दूर रखा जाएगा। उसके बाद के जो 3 साल है, मतलब कक्षा 1 और 2 के बाद कक्षा 3, 4 और 5, मतलब 8 साल से 11 साल तक। उसके बाद का जो 3 है वो मिडिल स्टेज, यहां से उसको मैथ, साइंस, आर्ट ऐसी पढ़ाई शुरू होगी, और यहां से उसको एकदम जिसको लाइट कहेंगे ऐसे पुस्तकों का परिचय करवाया जाएगा। और उसके बाद के जो 4 साल है कक्षा 9 से 12, वो सेकेंडरी स्टेज गिना जाएगा। तो इस तरह से पूरी शिक्षा व्यवस्था को बांटा गया। पहले 3 से 6 साल, मतलब ये जो फाउंडेशनल स्टेज जिसको हम कहेंगे, फाउंडेशन, तो इसमें एक बात जो बहुत अच्छी तरह से कही गई है, मानी गई है, कि जैसे माली बीज से पौधा निकालता है, बीज से एक अच्छा फूल निकालता है, इसी तरह से बालवाड़ी में बच्चे में से एक इंसान बनाने की कोशिश बालवाड़ी से शुरू होगी। बचपन की देखभाल की जाएगी। पहले दिन से बच्चा मशीन की तरह पढ़ना शुरू नहीं करेगा। भागते हुए स्विमिंग में जाएगा, भागते हुए म्यूजिक में जाएगा, 5-6 घंटे स्कूल में जाएगा, स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ेगा, कुछ और भी पढ़ेगा। से पहले दिन से पढ़ाई शुरू हो जाती है 1 2 3 4 5। तो ये सब छोड़ के वो खेलेगा, उसके बचपन की केयर की जाएगी, बचपन की देखभाल की जाएगी। उसके बाद जो आएगा वो 6 से 8 साल। तो 6 से 8 साल जो है वो कक्षा 1 और कक्षा 2 की बात कर रहे हैं। यहां भी उसको सीखना होगा, लेकिन बहुस्तरीय गतिविधि आधारित और पूछताछ आधारित इंटरैक्टिव कोर्स होगा। उसमें भी ज्यादा उसको पुस्तकों के बीच में नहीं रखा जाएगा। अभी जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, अब हमको सबसे पहले ये आएगा कि ये 3 साल 2 साल की, पहले 5 साल की बात करते, अच्छे टीचर कहां से लाएंगे। तो अभी जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, हमारे जो शिक्षक है जो ऐसे प्राइमरी में पढ़ाते हैं या तो बालवाड़ी में, नर्सरी में पढ़ाते हैं, तो ऐसे शिक्षक जो 10+2 की योग्यता वाले हैं आज, उनको 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करवाया जाए। उनको तैयार किया जाएगा कि बच्चे को किस तरह से इस ट्रीट करना है पहले 5 साल। अगर कोई 10+2 वाला नहीं है और आज वो आंगनवाड़ी में काम कर रहा है ऑलरेडी, तो उसको निकाला नहीं जाएगा। 10+2 से कम योग्यता वाला अगर होगा तो उसको 1 साल का डिप्लोमा करवाया जाएगा और फिर उसको क्लास में भेजा जाएगा पहले 5 साल के लिए बच्चों के साथ। जो सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं वो प्रेपरेटरी स्टेज है। सेकंड स्टेज की हम जो बात करते हैं वो प्रेपरेटरी स्टेज है। यहां 8 साल से 11 साल के बच्चे की केयर की जाएगी। कक्षा 3 से 5 की बात है इसमें। इसमें भी खेलकूद, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव क्लासरूम टीचिंग होगा, लर्निंग होगा। इसमें भी बच्चों के ऊपर पुस्तकें लादी नहीं जाएगी। पुस्तकें यहां होगी, उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा पुस्तकों से, लेकिन बहुत ही लाइट, जिसको हम कहते हैं कि हलवे पाठ्य पुस्तक रहेंगे और साथ में अधिक औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा सीखने के लिए उसको यहां से शुरुआत होगी। साथ में शारीरिक शिक्षा, कला, साहित्य, भाषाएं, विज्ञान और गणित, ये सब की उसको बातें समझाई जाएगी 8 साल के बाद। अब हम बात करेंगे मिडिल स्टेज। आज की जो पढ़ाई बचपन से शुरू हो जाती है वो यहां हम थर्ड स्टेज, मतलब वो मिडिल स्टेज जिसको कहते हैं, एज ग्रुप जिसको हम कहेंगे 11 से 14 साल। 11 से 14 साल मतलब कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई के वक्त यहां से उसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रायोगिक शिक्षा, विज्ञान, गणित, कला, समाज विज्ञान, ऐसे अलग अलग विषयों से परिचित किया जाएगा।
लेकिन सबसे अच्छा प्रावधान इंसान बनाने का, उसमें जो कलाओं के प्रति रुचि पैदा करना, कौशल्य पैदा, उसके अंदर कुछ रहा है तो उसको निकालना, इसकी जो बात है वो शुरुआत यहाँ कक्षा 6 से होने वाली है। यहाँ कक्षा 6 से कौशल्य विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। मतलब बच्चा अपनी मर्जी से, कोई आसपास में कोई अच्छा काम करने वाला है, कोई माली है, कोई कुम्हार है, कोई मोची है, कोई दर्जी है, तो उसके साथ जाके बच्चा काम कर सकता है कुछ 10 घंटे। ऐसा प्रावधान शिक्षा नीति में किया गया। इसके साथ साथ बैगलेस डेज, बच्चा जो आज बस्ता उठा के जाता है उससे भी ज्यादा साइज का बस्ता होता है और बेचारा मजदूर की तरह उठा के स्कूल जाता है, तो बैगलेस डेज का भी प्रयोजन इस शिक्षा नीति में अभी तक है यहां तक। उसके बाद एज ग्रुप 14 से 18 के लिए 4th स्टेज, जिसको हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, यहां से मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, जिसमें विषयों का चयन करना, कौन से विषय उसको पढ़ना है, इसका अधिकार बच्चे के पास रहेगा। हम थोपेंगे नहीं कि साइंस में जाना है मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर बनना है तो ये पढ़ो, फिर तुम ये नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट अपने हिसाब से वो चयन कर सकता है। तो इसको हम सीधी भाषा में समझना चाहे तो अगर उसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं, तो केमिस्ट्री के लिए जरूरी जो चीजें है वो पढ़ाई जाएगी केमिस्ट्री के साथ, लेकिन उसकी साथ साथ वो समझो कि फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, आर्ट ऐसे सब्जेक्ट ले सकता है, ये अधिकार बच्चे के पास रहेगा। तो ये हमारी नई शिक्षा नीति में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक नया किया गया और यहां से ये चालू रहेगा पूरे मास्टर्स तक। तो जिस विषयों में उसको रुचि है उसका गहन अध्ययन करवाया जाएगा। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है शाह सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके ओके। तो हम भाषा की बात कर रहे थे, तो 5वीं कक्षा और हो सके तो 8वीं कक्षा तक मातृभाषा या घर की भाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, तो यहां भी थोपा नहीं गया है, वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो स्टेट सिलेक्ट कर सकता है। तो 5वीं कक्षा तक भाषा का जो माध्यम रहेगा, पढ़ाने का जो माध्यम रहेगा, वो मातृभाषा या घर की भाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा रहेगी। यहां हम 3 भाषा की बात करते हैं। पहली ये मातृभाषा वो सीखेगा, दूसरा साथ साथ में भाषा पढ़ने की बात है, उसके साथ 3 भाषा वो पढ़ेगा, तो दूसरी भारतीय कोई भाषा पढ़नी होगी उसको, उसका चयन भी वो खुद कर सकता है। यहां भी थोपा नहीं गया है कि उसको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा या हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, चयन करना है। और तीसरी फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है। तो आज के ये मल्टी नेशनल युग में तीसरी भाषा वो अपने हिसाब से जर्मन भी ले सकता है, वो चाइनीज भी ले सकता है, वो फ्रेंच भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भी पढ़ सकता है, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। तो इस तरह से 3 भाषा उसको पढ़नी है। और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो 5वीं कक्षा और हो सके तो 8वीं कक्षा तक वो घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में रहेगा। ये एक नई बात की गई है इस शिक्षा नीति में। यहां कहा गया है एज फार एज पॉसिबल, तो अभी स्टेट को सोचना है किस तरह से करेंगे। उसके बाद हम आते हैं
प्री स्कूल की अगर हमने बात की तो उसको सीखने में सिर्फ खेल कूद उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक बच्चा कम से कम एक वोकेशनल चीज सीखे, वोकेशनल कोर्स करे, इसके ऊपर भार दिया गया है। इंटर्नशिप 6ठी क्लास से शुरू करवाई गई है तो वो इंटर्नशिप करेगा, उसके ऊपर भी मातृभाषा में भार दिया गया है। वो चाहे कोई भी काम कर सकता है, बिजली का काम करे, लोहार के साथ काम करे, वो मिट्टी का काम करे, बागवानी का काम करे, वो कुछ भी काम करे, अपने पसंदगी का काम कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ म्यूजिक और आर्ट को भी पढ़ाया जाएगा, फिजिकल एजुकेशन भी कंपलसरी पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी बातें अभी स्कूल एजुकेशन में लाई गई। स्कूल में जो इवैल्यूएशन होने वाला है वो इवैल्यूएशन भी आज तक का जो है क्लास में पहले आने की होड़ वाला ऐसा इवैल्यूएशन नहीं होगा, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होगा। लेकिन इसमें उसका जो रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड बनेगा और इसमें 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट बनेगा। मतलब कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, उसकी क्या क्या विशिष्टताएं है, बच्चा क्या क्या अच्छा करता है, ये सारी बातों का ध्यान देके और पढ़ाई के साथ बाकी बातों का भी ध्यान देके उसकी पूरी जो हम जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबल पर्सनालिटी क्रिएशन का जो ये प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट तरीके का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा और वो रिपोर्ट कार्ड कंटिन्यूसली बनाया जाएगा। ये स्कूल में इस तरह का असेसमेंट होगा। अब आते हैं हम उच्च शिक्षा पे। उच्च शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आज की जो हमारी समस्या है उच्च शिक्षा में उसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आज उच्च शिक्षा में बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत कम बच्चों को पढ़ाते हैं। आईआईटी है, आईआईएम है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो अच्छे इंस्टीट्यूशन जिसको हम मानते हैं तो वो बहुत कम बच्चों को एनरोल करते हैं, 100 बच्चे 200 बच्चे इस तरह का। दूसरा एक प्रॉब्लम है, बच्चे के कौशल्य विकास पे आज ध्यान नहीं है, डिग्री देने पे सिर्फ ध्यान रखते हैं। छात्र में क्या योग्यता है, उसका क्या कुछ स्पेशल उसके अंदर स्किल है, उसको कोई ध्यान नहीं देता। चाहे 40% वाला हो या 90% वाला हो, सब बच्चे एक साथ बैठ के एक जैसा ही पढ़ते हैं। तो वी हैव एवरेज आउट दिस एजुकेशन। 40% वाला भी वही पढ़ेगा, 80% वाला भी वही पढ़ेगा, 90% वाला भी वही पढ़ेगा, वही टीचर सबको पढ़ाएगा और एक जैसा ही ध्यान सब बच्चों को वही टीचर देगा। तो नई शिक्षा में इसमें कुछ सुधार है। उच्च शिक्षा की एक और कमी है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पछात है, वंचित है, ऐसे कुछ इंटीरियर गांव में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जंगलों में बसने वाले लोग हैं, या तो विश्वविद्यालय उनके तक नहीं पहुंचा या तो वो विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंचे, तो उच्च शिक्षा से वो दूर है। इसलिए उच्च शिक्षा का अनुपात भी 50% से कम है। उसके बाद अगर हम देखें तो आज जो हमारे डिग्री होल्डर्स है, उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस है और हमारे ग्रेजुएट्स है, ये दोनों का अगर हम योगदान देश की नीति में, देश के विकास में, देश और समाज के विकास में उनका कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान हम देखें तो वो ज्यादातर शून्य के नजदीक है। उनका क्योंकि वो योगदान कर ही नहीं सकते, वो बेचारा पढ़ा ही नौकरी करने के लिए है और नौकरी में भी उसको स्पेसिफिक एक स्पेशलाइजेशन, वो टाइपिस्ट है तो सिर्फ टाइप ही कर सकता है, वो कंप्यूटर भी नहीं चला सकता। इस हालत में शिक्षा नीति है। तो आज की उच्च शिक्षा के ये जो हम कुछ कहते हैं ना कि प्रश्न है, उसमें एक और प्रश्न भी हम जोड़ सकते हैं कि उच्च शिक्षा की हालत खराब हो रही है क्योंकि हमारा जो नियामक प्रणाली है, ये जो सारी नियामक प्रणाली है वो अप्रभावी है, जिसको हम कह सकते हैं कि बिना नाखून के शेर है। चाहे फिर यूजीसी की बात करें, एआईसीटी की बात करें, तो हमारा जो ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो अप्रभावी है। एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, मैनेजमेंट में है, ज्यादातर लोग अप्रशासन और नेतृत्वहीन, उनमें नेतृत्व के गुण नहीं है, ऐसे लोग उच्च शिक्षा चला रहे, ये भी एक हकीकत है। तो ये सारी बातें
ये सारे जो लिमिटेशन है उसको दूर करने का प्रयत्न ये नई शिक्षा नीति में किया गया है। इसके लिए सबसे पहले हम देखें तो इस शिक्षा नीति का उद्देश्य, जहां तक हायर एजुकेशन की बात है, तो उसमें बड़े बड़े बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय या तो उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने की बात इसमें कही गई। इंटीरियर गांव में या तो कि अंतरियाल किसी एरिया में बात करें तो वहां क्लस्टर बनाए जाएंगे, कुछ कॉलेजेस को इकट्ठा करके एक क्लस्टर के नाते, एक इंस्टीट्यूशन के नाते ट्रीट किया जाएगा। तो भारत भर में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसी तरह से बहुत सारे बनाए जाएंगे, मतलब हर बच्चे तक उच्च शिक्षा पहुंचे ऐसा प्रयत्न किया जाएगा। और जहां फिर भी नहीं पहुंच सकते तो वहां ई शिक्षा की बात की गई है, ई रिसोर्सेज जनरेट किए जाएंगे और ई डिग्रीज भी दी जाएगी। तो ये उच्च शिक्षा में नई सोच लेके आए। सबसे बड़ी बात है बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आज कहां कोई कॉमर्स कॉलेज है तो सिर्फ कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कॉमर्स के किसी बच्चे को फिलोसॉफी पढ़नी है, उसको नीति शास्त्र पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ सकता, साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकता। नई शिक्षा व्यवस्था में ये पढ़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी सारे सब्जेक्ट एक जगह होंगे। अगर आज नहीं है तो 2030 तक ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाए। आज की जो कॉलेजेस है उसको इस तरह से तैयार किया जाएगा 2030 तक, ये भी एक टारगेट रखा गया है। इसके साथ 21वीं सदी की जो आवश्यकताएं है उसको देखते हुए उच्च शिक्षा का लक्ष्य जो होना चाहिए, विचारशील, रचनात्मक व्यक्तित्व, उसके साथ साथ मूल्यनिष्ठ, उसके साथ साथ बौद्धिक जिज्ञासा वाला, वैज्ञानिक स्वभाव हो जिसका, और रचनात्मक सेवा भावना वाला, 21वीं सदी के विज्ञान को समझने वाला, 21वीं सदी की समाज व्यवस्था को समझने वाला, कला और ह्यूमन साइंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानविकी सहित बाकी सारे विषयों को समझने वाला ऐसा एक वैश्विक व्यक्तित्व पैदा करने वाली उच्च शिक्षा इस शिक्षा नीति में सोची गई। तो देश भर के सारे जो इंस्टीट्यूट्स है उसमें एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा और वो लेने के लिए कोई एक बॉडी होगी। दूसरा, इस शिक्षा नीति में अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन दो तरह का हो सकता है, 3 साल का और 4 साल का। जिसका पहले से तय है कि मुझे तो सिर्फ नौकरी करनी है तो 3 साल का ग्रेजुएशन ले सकता है, सर्टिफिकेट लेके दुनिया में कमाने के लिए जा सकता है, नौकरी करने के लिए जा सकता है। लेकिन जिसको लगता है कि मुझे आगे भी पढ़ना है, मुझे खुद कुछ करना है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए 4 साल का ग्रेजुएशन सोचा गया है। तो 3 साल का और 4 साल का ग्रेजुएशन। अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करता है स्टूडेंट तो वो उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद सीधा पीएचडी कर सकता है। पीएचडी करने के लिए ना तो उसको मास्टर्स डिग्री चाहिए ना तो उसको एमफिल चाहिए, सीधा 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी ज्वाइन कर सकता है। 4 साल का ग्रेजुएशन किया है और फिर उसको होता है कि नहीं मुझे मास्टर्स करना है तो 1 साल में वो मास्टर डिग्री ले सकता है। तो मतलब कुल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का टेन्योर जो होगा वो 5 साल ही रहेगा। 4 साल की डिग्री की व्यवस्था होगी, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप किया जाएगा। इस तरह के 4 साल के डिग्री के कंटेंट होंगे। तो उसकी एक, जिसको हम कहते हैं ना कि सोच डेवलप करने की बात है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की बात है, वो ग्रेजुएशन में 4 साल के ग्रेजुएशन में ध्यान दिया जाए। भारत देश की दूसरी एक तकलीफ है आज की हमारी उच्च शिक्षा की। बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, फिर परिवार में कुछ तकलीफ होती है या तो और कोई सामाजिक वजह से उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और फिर वो काम में लग जाता है, या तो लड़की होती है तो शादी हो जाती है, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाती। इसका ध्यान रखते हुए इस शिक्षा नीति में एक बहुत बढ़िया प्रायोजन किया गया। सबसे पहला ये है कि अगर बच्चा कुछ समय के लिए एग्जिट लेना चाहता है, मतलब कुछ समय के लिए
अभी जो पढ़ रहा है वो डिग्री का अभ्यास अपना छोड़ के कहीं जाना चाहता है, तो एक टाइम फ्रेम दिया गया है, उसके तहत वो जा सकता है और आके फिर से वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है, रीज्वाइन कर सकता है। ये एक प्रावधान है। इस शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात की जा रही है। इस शिक्षा नीति में ऐसा भी है कि समझो आज बच्चा पढ़ रहा है जलगांव में, उसको लगा कि मुझे एक सेमेस्टर पढ़ने के लिए मुंबई जाना है, तो एक सेमेस्टर मुंबई के किसी कॉलेज में उसके पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जा सकता है और फिर वापस आ सकता है। तो अब हमें प्रश्न ये होता है कि ऐसे कहीं भी जाएगा, कभी भी जाएगा, आएगा, तो उसके रिजल्ट का क्या होगा? तो उसके रिजल्ट की चिंता करने के लिए, उसके क्रेडिट की चिंता करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाई जाएगी, जिसमें छात्र के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा और आखिर में उसके आधार पर बच्चे को परिणाम दिया जाएगा। अगर बच्चा पढ़ाई 3 साल की या 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है और बीच में छोड़ना पड़ रहा है किसी कारण से और फिर वापस भी आना नहीं चाहता है, तो ऐसे बच्चे को 1 साल की पढ़ाई करके अगर वो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स समझ, मतलब उसका 1 साल बर्बाद नहीं होगा, उसके पास सर्टिफिकेट। अगर बच्चा 2 साल करके छोड़ रहा है तो 2 साल के बाद डिप्लोमा गिन के उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब उसके ये जो 2 साल है वो खराब नहीं होंगे, उसका भी लाभ तो होगा। अगर 3 साल के बाद छोड़ता है तो ग्रेजुएशन मिलेगा। तो ये प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। जहां तक उच्च शिक्षा की बात करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बच्चे को मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसकी सुविधा रहेगी। अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ने की भी सुविधा रहेगी। उसको समझो कि फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स पढ़ेगा, उसके साथ साथ वो ड्राइंग भी कर सकता है, म्यूजिक भी कर सकता है, अकाउंटेंसी भी पढ़ सकता है, मैनेजमेंट भी पढ़ सकता है। तो ये जो ढांचा है, ये नए ढांचे में ये जो बातें कही गई है, उसकी वजह से बच्चे को सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए वो करेगा। अपने जीवन में आनंद लेने के लिए भी, खुश रहने के लिए भी और रोजी रोटी के लिए भी, कौशल्य का विकास भी, ये सारी बातें इस शिक्षा नीति में, उच्च शिक्षा में भी ली गई। म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और देश के सभी कॉलेजों में म्यूजिक थिएटर जैसे कला के विषयों के लिए अलग विभाग स्थापित किया जाए। सभी कॉलेजों में, सभी इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। इसका मतलब यह हुआ कि तकनीकी संस्थान जो है, इंजीनियरिंग की डिग्री देते हैं आज, वो लोग भी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। चाहे फिर आईआईटी क्यों ना हो, वहां भी म्यूजिक पढ़ाया जाएगा, वहां भी ड्राइंग पेंटिंग पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति की तरह बच्चे को अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा और ये सारी सुविधा 2030 तक क्रिएट की जाएगी। एक बात और कही गई है कि 2030 तक हर जिले में या तो नजदीक में कम से कम एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बड़ा इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे नालंदा, तक्षशिला, ये जो हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, वो कहाँ कोई स्पेशलाइज भी थी और कहीं मल्टीडिसिप्लिनरी थी। तो बच्चा वहां जाता है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ता था, एक बात। और दूसरा, वहां बच्चों की संख्या तो शिक्षा नीति में कहा गया 3000 से ज्यादा। तो हर जिले में 2030 तक एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा, मिनिमम एक, जिसमें 3000 से ज्यादा बच्चे पढ़ सकेंगे और जहां मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब बच्चा जो चाहे वो सब्जेक्ट पढ़ सके। इस तरह की व्यवस्था 2030 तक अपने लोकल एनवायरनमेंट, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो चाहिए ऐसे सारे सब्जेक्ट, चाहे फिर वो
कला के रिलेटेड हो या फिर वो वोकेशनल हो, तकनीकी हो, वो सारे सब्जेक्ट वहां इंक्लूड कर सकते हैं और किए जाएंगे। अब समझो कि बच्चा फिर भी हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाया, तो ई पाठ्यक्रम भी डेवलप किए जाएंगे, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और एक शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा, जिसमें लोकल लैंग्वेजेस में भी ई रिसोर्सेज सारे सब्जेक्ट के डेवलप किए जाए। शुरुआत में वो 11 भाषाओं में बात हुई है, उसके बाद ज्यादा भाषाएं उसमें ऐड हो सकती है और होगी। तो इसके द्वारा ये सब करके आज जो हमारा 20-25% एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, वो 50% तक 2030 तक हो, ऐसी हमने एक अवधारणा रखी है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो 2018 में सिर्फ 26% था। इसके साथ साथ सिर्फ मेडिकल और लॉ, ये 2 अभ्यासक्रमों को छोड़ के बाकी सारे उच्च शिक्षा के अभ्यासक्रमों के लिए और ऐसी उच्च शिक्षा के संस्थानों के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की वर्षों से ये डिमांड रही थी कि एजुकेशन में पॉलिटिशियंस का जो चंचुपात है उसको दूर किया जाए। जैसे इलेक्शन कमीशन है, ऐसे हायर एजुकेशन कमीशन बने और सिर्फ एकेडमिशियन ही हायर एजुकेशन का संचालन करे। तो ये सोच, जो ये डिमांड जो शैक्षिक संघ की वर्षों थी, वो इस शिक्षा नीति में मानी गई है और एक एकल निकाय के रूप में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाए। और ये सब करके उच्च शिक्षा में 2030 तक 3.5 करोड़ न्यू सीट्स, 3 करोड़ 50 लाख बच्चे, ज्यादा बच्चे उच्च शिक्षा से जुड़े, ऐसे व्यवस्था की गई है। और ऐसा आशावाद रखा गया है और ये किया भी जाए। आज जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ओके, ऐसी जो सारी जो यूनिवर्सिटीज है, वो सबके नॉमेनक्लेचर एक ही हो जाएगा, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और सबके लिए जो आज अलग अलग नियम है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक ही नियम के अंतर्गत सारे आएंगे। तो कोई अलग किसी का स्टेटस नहीं रहेगा। अब आते हैं वोकेशनल एजुकेशन पे। नई शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा योगदान हम कहेंगे भारत देश में, हेलो, तो नई शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा भार दिया गया है। आज अगर हम देखें तो किसी बच्चे को बोले कि भाई वेल्डर का कोर्स कर, तू टाइपिस्ट का कोर्स कर, या तो तू कोई एक वोकेशनल स्ट्रीम में पढ़, तू आईटीआई में पढ़, तो इसको अब इंफीरियर गिनते हैं। बच्चा मना कर देगा, नहीं मैं तो कॉलेज जाऊंगा, भले वो बीकॉम करके कुछ ना कमाए, लेकिन वो लोहार का कोर्स नहीं करेगा, वो वेल्डर का कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि उसको इंफीरियर माना जाता है। और इसका रिफ्लेक्शन अगर हम देखें तो आज भारत में 19 साल से लेके 24 साल तक के जो बच्चे हैं, उसमें सिर्फ 5% वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं। 95% स्टूडेंट्स आर फार अवे फ्रॉम वोकेशनल एजुकेशन। उनको वोकेशनल एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको इंफीरियर माना जाता है। अब इसके सामने अगर दुनिया को देखें हम, तो साउथ कोरिया में 96% ऑफ दिस एज ग्रुप स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर वोकेशनल प्रोग्राम्स। साउथ कोरिया में 96% बच्चे, ये जो 19 से 24 साल की हम बात करते हैं, वो वोकेशनल प्रोग्राम लेते हैं। इसी तरह से यूएसए में ये 50% से ज्यादा है। अगर हम जर्मनी का देखें तो वो 75% है। तो पूरी दुनिया, जिसको हम आज डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, वह सब जगह 50% से ज्यादा बच्चे वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं, और हमारे वहां ये प्रतिशत है 5। और फिर वो बीकॉम
बीए बीएससी की डिग्री लेके दुनिया में जाता है, वहां किसी काम का नहीं है। और अगर हम इंडस्ट्री को पूछे, हमारे वहां एक प्रयोग किया गया था कुछ साल पहले बड़ौदा में, नए सिलेबस बनाने थे। तो स्मॉल इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, इस तरह के अलग अलग फील्ड के, इंश्योरेंस से, बैंक से, अलग अलग फील्ड से, कोऑपरेटिव सेक्टर से लोगों को इकट्ठा किया था हमने, और एक वर्कशॉप जैसा किया कि आपको कैसा ग्रेजुएट चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आज जो ग्रेजुएट पैदा हो रहा है ना, वो इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल वर्ल्ड के किसी काम का है ही नहीं। हमें उससे जो काम करवाना है, वो काम कराने के लिए उसको हमें पहले 6-8 महीने ट्रेनिंग देना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो ये हकीकत है, क्योंकि हम वोकेशनल ट्रेनिंग से दूर हैं। तो नई शिक्षा पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज्यादा भार दिया गया है, और यहां भी हमारा टारगेट रखा गया है कि 2025 तक स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों में से कम 50%, 50% स्टूडेंट्स will go for vocational course. At least one vocational course will be opted by such students. तो ऐसे वोकेशनल प्रोग्राम पे भार दिया गया है। दूसरी अगर हम बात करें तो शोध में, रिसर्च में, शोध या रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो भारत के लोग, हम जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, यहां का लड़का बाहर जाके अच्छा काम करता है, बाहर जाके अच्छी शोध करता है, पेटेंट अपने नाम पे करवाता है, लेकिन यहां उसको या तो सुविधा नहीं मिली है, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहां हमारे रिसर्च का कंट्रीब्यूशन अगर हम गिने तो वो जीरो के नजदीक है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हम 8वें-9वें स्थान पे आते हैं दुनिया में, और उसमें भी 75% पेटेंट तो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर से आई है, वो यहां रह के यहां के नाम पे वो पेटेंट करवाते हैं। सबसे दुख की बात तो तब है कि योग, आयुर्वेद, हमारी जो जीवन पद्धति है, ये हम अपनी विरासत मानते हैं, लेकिन इसके कम से कम 500 से ज्यादा पेटेंट यूएसए में है। योग पे, अपने आयुर्वेद पे, अपनी उपचार पद्धति पे, अपने छोटी छोटी बातें, हल्दी जैसी बातें, ठीक है, तो इसके पेटेंट यूएसए के पास है, हमारे पास नहीं। तो ये सारी जो कहानी है वो बताती है कि आज की हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें रिसर्चर्स शून्य है, इंस्टीट्यूशनल रिसर्चर भी शून्य है और इंडिविजुअल रिसर्चर्स भी नहीं। हमें आज भी भारत देश की सेना के लिए अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, तो हम बात करते हैं राफाल आएगा तो हम चीन से अच्छी तरह से लड़ेंगे। अरे भाई, जब अंग्रेज यहां थे, जब हम आजाद नहीं हुए थे, तो पहले से हमारे वहां एविएशन इंडस्ट्री थी, वॉरशिप्स एंड ये जो फाइटर प्लेन्स है वो यहां रिपेयरिंग के लिए आते थे इंडिया में। ये सारा बंद कर दिया अंग्रेजों ने। तो आज ये हालत है कि हमारी जो रिसर्च है वो शून्य है। तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि किसी भी देश का सामाजिक आर्थिक विकास वो ज्ञान पे आधार रखता है, नवाचार पे आधार रखता है, नए प्रयोग पे आधार रखता है, ज्ञान के नए नए उपयोग पे आधार रखता है। तो ज्ञान का निर्माण और अनुसंधान ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए विकास का सबसे बड़ा जरिया है। तो ये देखते हुए हमारा जो आज रिसर्च में प्रदर्शन जिसको हम कहेंगे वो बहुत चौंकाने वाला है, जीरो के नजदीक है। बाहर जाके अच्छा काम करता है, यहां नहीं करता है क्योंकि यहां मौका नहीं मिलता है। यहाँ आज अगर हम रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं उसकी बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, हिस्टोरिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐसे
संस्थाएं जो है, डिपार्टमेंट्स जो है, वो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आज काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में भी नई शिक्षा नीति के आने के बाद भी ये सारी संस्थाएं अपना काम जारी रखेंगी। लेकिन उसके साथ साथ हमने अमेरिका के एग्जाम्पल लेते हुए एक, अगर हमें अग्रगण्य देश बनना है तो हमें रिसर्च पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसके लिए हमने अमेरिका की तर्ज पे एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना करने का सोचा है। तो यह नीति भारत में अनुसंधान में गुणवत्ता और मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की कल्पना करती है। ये जो NRF बनेगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसके जो मुख्य उद्देश्य होंगे उसकी हम बात करेंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब संस्कृत में मैं मेरी बातें करूं, बहुत सारा अभी तो बाकी भी है। लेकिन ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो स्वतंत्र रूप से भारत सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ नॉमिनीज बनाया जाएगा, उसके अंतर्गत ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन काम करेगा। ये अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट को फंडिंग करेगा। अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होंगे? तो ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएशन होगा, और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के बाद रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट किए जाएंगे। शिक्षा के साथ साथ रिसर्च को बढ़ावा मिले, यह भी एक काम होगा NRF का। यूनिवर्सिटी में रिसर्च को स्ट्रेंथन करना, यह एक काम होगा NRF का। तो सबसे पहले फंडिंग का काम, पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट, सेकेंड फंडिंग का काम, थर्ड टू सीड, टू ग्रो, टू मोटिवेट, टू फैसिलिटेट research at universities and academic institutions. That will be the job of this National Research Foundation. आज जो रिसर्च होती है, हम सब ने PhD की है। मेरे सुनने वाले आज के ज्यादातर टीचरों ने PhD की है। आज हमारे स्टूडेंट्स भी PhD कर रहे हैं। क्या हालत है? तो 50% से ज्यादा PhD थीसिस ऐसी है कि सबमिट होने के बाद रिसर्चर खुद भी दूसरी बार नहीं पढ़ता है। वो सिर्फ सेल्फ पे धूल खा रही होती है। 50% तो ऐसे भी लोग हैं कि सबमिट होने के बाद रिसर्च गाइड और रिसर्चर खुद केयर करते हैं कि ये कोई पढ़े नहीं, किसी के हाथ में आए नहीं। इस तरह की थीसिस या डिसर्टेशन आज किए जाते हैं और सबमिट होते हैं और डिग्री मिलती है। आई एम सॉरी, माफ करना, मैं थोड़ा हार्श हूं इस मामले में, लेकिन ये हकीकत है, वो बता रहा हूं। आंख बंद करने से अंधेरा तो नहीं होने वाला है। सच बात करेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा, कुछ अच्छा होगा। इसलिए हमें ये सच बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और इसमें से बाहर आने के रास्ते ढूंढने चाहिए, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसमें मदद करेगा। तो रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आपको मदद करेगा। वो कैसे? तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, दुनिया में जहां जहां लोग प्रोफेशनली प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, उनको जो तकलीफ है, समाज जीवन में जो बाधाएं हैं, तो ये तकलीफ, ये बाधा दूर करके सोफिस्टिकेशन लाने के लिए जो रिसर्च की जरूरत है, ऐसे इश्यूज, रिसर्च प्रॉब्लम्स जो इंडस्ट्री या तो दुनिया, प्रैक्टिकल वर्ल्ड हमें सोच के समझ के रिसर्च इश्यू आइडेंटिफाई करके देंगे, वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये सारे जो इश्यूज है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्चर तक पहुंचाएगा। तो इस तरह से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रैक्टिकल वर्ल्ड और रिसर्चर्स, ये दोनों के बीच में ब्रिज के नाते काम करे। अच्छी रिसर्च को आइडेंटिफाई करना, अच्छी रिसर्च को मोटिवेट करना और इसको रिकॉग्नाइज करना, ये काम भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगा। किसी ने अच्छा काम किया तो दुनिया तक ले जाना, उसको अप्रिशिएट करना, ये काम भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करता है। आज हमारी तकलीफ क्या है? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट बनाते हैं साल में एक बार। हर एक साल का एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है हमारे पास,
लेकिन उस साल का रिसर्च रिपोर्ट नहीं है। तो रिसर्च रिपोर्ट बनेंगे, रिसर्च दुनिया तक जाएगी, ये काम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगा। इसके बाद हम आते हैं रेगुलेटरी बॉडी पे। लेकिन उसके पहले अगर हम थोड़ा देखें कि इसमें क्या क्या नया है या तो अलग करने की सोच है, तो एक नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षाओं को एक ही दायरे में लाया जाए। संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का महत्वपूर्ण जोर देते हुए भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान का गठन किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से जो वंचित समूह है उनको शिक्षा से जोड़ा जाएगा, उनके तक शिक्षा पहुंचाई जाएगी और उनको शिक्षा तक पहुंचाया जाएगा। 2030 तक 3 साल से 18 साल के आयु वाले बच्चे जो है उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देके 100% एनरोलमेंट का टारगेट रखा गया। बाहर की जो यूनिवर्सिटीज है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज दुनिया में जो बाहर है, ऐसी यूनिवर्सिटीज को इंडिया में लाने का काम भी किया जाएगा। इंडिया में उनको कैंपस एस्टैब्लिश करने का मौका दिया जाएगा। अब यहां पर कहा जाता है कि भाई नई शिक्षा नीति में ये बाहर के इंस्टीट्यूशन आएंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, तो शिक्षा का व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण होगा। ये बड़े जोरों शोरों से कहा जा रहा है, लेकिन ये भी एक मीथ है, हकीकत नहीं। शिक्षा नीति में ही कहा गया है कि क्या फीस ली जाएगी, क्या खर्चे किए जाएंगे, उसका भी एक नियमन किया जाएगा। इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते, ऐसे भी कुछ कानून बनेंगे। प्रॉफिट ना हो उसका ध्यान दिया जाएगा, और कुछ सरप्लस अगर होता है तो उसको शिक्षा में ही री इन्वेस्ट किया जाए। इस तरह की सोच इस शिक्षा नीति में ऐसे प्रावधान दिए गए। तो इसका मतलब है कि हमारे ऋग्वेद में जो कहा गया है कि आनो भद्रा कृतवे यंतु विश्वतः, let all the noble thoughts come to us from all the source of the world। दुनिया में जहां जहां जो जो अच्छा है मानवता के लिए वो हम तक पहुंचे, और ये पहुंचाने का काम शिक्षा करे। ये नई शिक्षा नीति में सोचा गया। तो नियामक प्रणाली की आखिर में हम बहुत ही संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। मैंने जैसे कहा कि एक छत्र, एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, उसका नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये जो NERC होगा, तो NHREC जो है वो ओवरऑल एक, जिसको एक छत्र संस्था कहेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन, इसके अंदर काम करेगा। तो फिर से एक बार, सबसे पहले एक ऊपर में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, एक छत्र संस्था। ये एक छत्र संस्था एकेडमिशियंस के द्वारा ही मैनेज होगी। इसमें पॉलिटिशियंस का और जो अधिकारियों का, सरकारी अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का चंचुपात ना हो, इसका ध्यान दिया जाए। दूसरा, इस HECI के अंतर्गत, हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत 4 सीधी लिटी में उसके अंडर में 4 संस्थाएं काम करेंगी। चारों का काम अलग अलग होगा। सबसे पहला होगा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद। पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए नियमन का काम, नियम बनाने का काम, और नियम बनाने के बाद उच्च शिक्षा का जो रिजल्ट है वो देखने का काम, ये एक NHERC मतलब राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, ये काम करेगी। दूसरी जो संस्था बनाई जाएगी उसका नाम होगा
नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल, NAC, अभी जो नेक काम करता है उसी तर्ज पे। लेकिन नेक के जो शाह सर, यस जी सर, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन एक रिक्वेस्ट था कि सर 12:30 तक हमें वोट ऑफ थैंक्स के साथ खत्म करना पड़ेगा सर, मीटिंग समय की मर्यादा है, तो ओके आपको इन्फॉर्म करना है। इस तरह से हायर एजुकेशन में 4 संस्थाएं जो काम करने वाली है, एक एक्रीडिएशन में काम करेगी, दूसरी एक संस्था है वो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनाई जाएगी, वो ग्रांट के रिलेटेड काम करेगी, और चौथी जो संस्था बनेगी वो होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, वो ओवरऑल जनरल एजुकेशन के नियमन का काम करेगी। तो ऐसे उच्च शिक्षा में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, और ये सारे जो बदलाव है, ये सारा जो सोच है, वो अल्टीमेटली भारत का एक स्वयं विश्व गुरु बनने की तरफ जो हमारा जो प्रयाण है, हम जो कार्यरत है, तो भारत 2040 तक एक ऐसी शिक्षा नीति अपनाए और ऐसी शिक्षा नीति भारत में हो कि जो दुनिया में किसी और शिक्षा नीति से दूसरे नंबर पे ना आए। ऐसी शिक्षा नीति के साथ हम विश्व गुरु और आत्मनिर्भर बनने का जो हमारा सपना है, वो स्वप्न पूर्ण करने के लिए ये शिक्षा नीति बनाई गई है, और इसीलिए हम कहते हैं कि सही मायने में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और इसीलिए उसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये शिक्षा नीति सफल होगी, और मेरा आप सबसे आह्वान है, मैं भी शिक्षक हूं, आप भी शिक्षक है, तो हम सब शिक्षकों की ये जिम्मेवारी है कि शिक्षा नीति धरातल पे उसी स्पिरिट में, जिस स्पिरिट में बनाई गई है, हम बच्चों तक, समाज तक पहुंचाए। आज तकलीफ क्या होती है, ऐसी शिक्षा नीति की बात आती है तो हम कहते हैं कि हमारे सैलरी का क्या होगा, हम टेम्पररी है तो परमानेंट कब होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल का ऐसा क्या होगा। तो इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात एक कही गई है कि शिक्षकों का समाज में सम्मान रिस्टोर हो, रीएस्टैब्लिश हो, ये देखने का काम भी ये शिक्षा नीति करेगी। तो मुझे विश्वास है, और मोदी जी ने एक चीज कही थी कि जहां तक शिक्षा नीति का अमल का सवाल है, शिक्षकों का और शिक्षा के जुड़े हुए लोगों की ये ड्यूटी है, उनको करना है। आप लोग ये काम करो, कहीं कोई सरकारी जरूरत हो, मतलब राजकीय इच्छा शक्ति की बात जहां तक है, तो वहां तक मैं हूं, ऐसा उन्होंने कहा था, और मुझे नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है कि वो है, तो ये शिक्षा नीति धरातल पे उतरेगी और भारत विश्व गुरु बनेगा। इतनी बात करके मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए मैं आप सबसे धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, भारत माता की जय। धन्यवाद शाह सर, दिस वाज इंडीड अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस सर। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, आदरणीय दिलीप दादा पाटील से शुरू करते हुए, ज्यांनी सांगितलं कसा इम्पॉर्टंट आहे एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये, जसे की मातृभाषेचे महत्व, विद्यार्थ्यांच्या स्किलवर फोकस इत्यादी महत्वाचे मुद्दे कसे आजकाल आपल्या आवश्यकतेचे आहेत ही खरी बाब सांगितली। होलिस्टिक एज्युकेशन त्यांनी अधोरेखित केले, हे अगदी बरोबर त्यांनी आपल्या इनॉग्रेशन स्पीच मध्ये आपल्या सर्वांसाठी मेन्शन केलंय। तर सरांनी आमच्यासाठी अमूल्य वेळ काढला, आणि इथे आमच्या कॉलेजच्या प्रती त्यांचं प्रेमच आहे की त्यांनी मेन्शन केलं की आम्ही या मुद्द्याला सर्वप्रथम हात घातला, त्याबद्दल मी त्यांचे अनेक अनेक आभार मानते। त्यानंतर आर ऑनरेबल स्पीकर श्री शाह सर, जिन्होंने करेक्टली मेंशन किया एजुकेशन पॉलिसी के इतिहास से शुरू करते हुए पहली शिक्षा नीति से लेकर 2020 की शिक्षा नीति तक, जिन्होंने हमें सारे चेंजेस के बारे में बताया। सर ने स्वामी विवेकानंद जी की बात कोट करते हुए बिल्कुल सही कहा कि इंसान में आत्मविश्वास का संचार ही उसकी अच्छी शिक्षा का संकेत है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना जैसे कई अहम फीचर्स के बारे में सर आपने हमें बताया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो सर, आपका ये वेबिनार बहुत ही हमारे लिए एनरिचिंग और एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था। आई डीपली थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज विद अस एंड dealing with this newest topic about which almost everybody is very curious। मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल जी लोहार सर की भी आभारी हूँ, जिन्होंने यह वेबिनार का ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें प्रेरणा दी, हमें परमिशन दी, और आज के सारे डिग्निटरीज के वेलकम की जिम्मेदारी भी संभाली। सीए योगेश केसरिया सर, जिनकी मदद के बिना हम इतने अच्छे स्पीकर से कांटेक्ट में नहीं आ पाते, उनकी भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
उनकी सहायता समय और आभार मानती हूँ। हमारे सेक्रेटरी आज के मिस्टर आनंद गौतम उनके सहयोग के लिए और सब लास्ट बट नॉट लीस्ट for attending खूप धन्यवाद शिवाय थैंक यू दादा। शाह सर थैंक यू। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। Thank you everyone. Bye. योगेश थैंक यू। Yeah. Good. दादा नमस्कार, तुमचं सुंदर होतं.